सुश्री रीना वर्मा। धन्यवाद सर। आशा करती हूँ कि मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही होगी। आज का यही है सुविचार, तन मन और धन से करो हिंदी का प्रचार। सम्मानित सचिव महोदय, प्राचार्य महोदय, मेरे सभी विद्वान साथी व्याख्यातागण और हिंदी को एक नए शिखर की ओर ले जाने वाली मेरी प्रिय छात्राओं, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एनएसएस के तत्वाधान में आयोजित इस ऑनलाइन प्रतियोगिता और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। हिंदी के महत्व को बताने और इसके प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर 1953 से प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हिंदी एक भाषा है जिसकी अनेक विभाषाएं हैं और उन विभाषाओं की अनेक बोलियां हैं और उन बोलियों की न जाने कितनी उपबोलियां हैं। हमारी भारतीय परंपरा व संस्कृति की तरह हिंदी भाषा का इतिहास भी बहुत व्यापक और विस्तृत है। साथ ही साथ हिंदी भाषा का जो इतिहास है वह भी बहुत प्राचीन है। हिंदी मानो तो हमारे देश की पहचान है, न मानो तो एक भाषा है। मानो तो भारत माता के माथे की बिंदी है, न मानो तो शब्दों पर लगने वाली बिंदी की हिंदी है। पर कुछ भी कहो, यह हमारे देश की अस्मिता को बनाए रखने की एक बंदगी है, जिसे आप और हम मिलकर उसे एक नई दिशा की ओर ले जाएं। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारी जिंदगी है। इस प्रकार हिंदी भाषा केवल एक दिन मनाने का पर्व नहीं है, ये हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है, जिसके लिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि इसे याद करने के लिए, इसका महत्व बताने के लिए हमें इसे कोई दिवस के रूप में न मनाना पड़े और इसके लिए हमें कोशिश करती रहने चाहिए। अब चाहे हम कुछ भी लक्ष्य निर्धारित करें, उसके लिए सिर्फ एक कोशिश की ही जरूरत है और इसके लिए मैं कुछ पंक्तियां बोलनी चाहूंगी। थाम लूं खुदा का दामन, दो राहों में फंसी हूं, जन्नत मिल जाए इसी जिंदगी में ही, ये मेरा ख्वाब नहीं, पर एक कोशिश तो करके देखूं, खुदा ने चाहा तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि हमें किसी भी कार्य को करने के लिए कोशिश करते रहनी चाहिए और शायद हमारे देश के प्रशासन ने यही सोचकर 14 सितंबर को हिंदी दिवस घोषित किया और सभी संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में इसे एक पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। हिंदी भाषा के नामकरण पर विचार करें तो ये हमारे देश में बहने वाली सिंधु नदी के नाम के आधार पर किया गया है। सिंधु नदी का कुछ हिस्सा फारसी लोगों के क्षेत्र में आता है और जो फारसी लोग हैं वो स को ह बोलते हैं। तो फारसी लोगों ने सिंधु नदी को हिंदू कहा और उसके क्षेत्र को हिंद कहा और इसकी भाषा को हिंदी कहा गया, अर्थात हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए ये एक दिवस तो काफी नहीं है, अपितु हर दिन को हिंदी दिवस मानकर इसके प्रति सम्मान का भाव प्रकट करने की जरूरत है। हमारी हिंदी में कुछ भी अनुच्चरित नहीं है, अर्थात कोई भी साइलेंट वर्ड या वर्ण नहीं है, जो हमें ये शिक्षा देती है कि मन के भावों और विचारों को मौन नहीं रहने देना चाहिए, उन्हें अभिव्यक्ति का बाना पहनाकर सबके समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहिए।
प्रशासन और सरकार ने भी हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक आयोगों व समितियों की स्थापना की है, जैसे राजभाषा आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, हिंदी प्रचार समिति वर्धा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय आदि। हिंदी भाषा की 5 विभाषाएं हैं, जिनकी 18 बोलियां हैं और उन 18 बोलियों की अनेकों उपबोलियां हैं, क्योंकि हर 5 या 10 किलोमीटर के दायरे के बाद हर क्षेत्र की भाषा में परिवर्तन आ जाता है। हिंदी भाषा कहने को जटिल भाषा है, क्योंकि हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। आज की जो भाषा हमारी हिंदी भाषा कही जाती है, उसे हम हिंदी कम और खिचड़ी भाषा ज्यादा कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हम अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहने को हिंदी भाषा बहुत उदार भाषा है, जिसने 7 या 7 से अधिक भाषाओं के शब्दों को उदार पूर्वक अपना लिया है और आज वे शब्द हिंदी शब्दकोश की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। हमारी हिंदी कोई जटिल भाषा नहीं है। जरूरी नहीं है कि शुद्ध हिंदी बोलना ही हिंदी भाषा का प्रयोग करना है। हम जिसमें अपनी वाणी को व्यक्त कर सके, अपने विचारों को व्यक्त कर सके, वही हमारे लिए हिंदी भाषा है। इसलिए हिंदी भाषा को जटिल कहना ये एक भ्रम है। हिंदी जटिल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि हिंदी के कुछ शब्दों का प्रयोग हम दैनिक जीवन में नहीं करते हैं, इसलिए हमें वह जटिल लगती है। जटिल कुछ भी नहीं होता, केवल उसका प्रयोग नहीं होता, इसलिए वह हमें जटिल लगता है। मेरी तमन्ना तो यही है कि हिंदी का प्रचार हो, प्रसार हो, क्योंकि ये हमारे देश की पहचान है, आन है, बान है और शान है। लेकिन मेरी तमन्ना कुछ और भी है, जिसे मैं कविता की कुछ पंक्तियों में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। अगर उसमें आपको कुछ त्रुटि लगे तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो मेरी तमन्ना, तमन्ना मेरे मन की, तमन्ना मेरे मन की आप सबको बतलाऊं मैं, कहीं से हौसलों का सवेरा ढूंढ लाऊं मैं, बांट दूं उसे हर व्यक्ति को जो जीवन के सफर की बीच राह में अटक गया है, मोड़ दूं धारा उस स्वार्थ की जिसके प्रवाह में सारा जग बह गया है, रोक लूं आंधियां उन संकटों की जिसमें उड़कर मनुष्य का जीवन ही उजड़ गया है, बना दूं वह घर खुशियों का जिसमें रहकर कोई गम भूल गया है, तारीफों के पुल बांधूं उस खामोश इंसान की जो भीड़ में अपना अस्तित्व ही खो गया है, कर दूं रास्तों को रोशन अपनी ही आशाओं के दीपक से जिसमें चलकर मुसाफिर अपनी मंजिल को पहुंच गया है, जला दूं उन दास्तां की बेड़ियों को जिससे किसी नारी की अस्मिता का दामन फट गया है, थाम लूं हाथ उस बेसहारा बालक का जो माँ के आंचल से छूटकर कहीं गुम गया है, महका दूं जीवन के इस गुलिस्तां को जिसकी सुगंध में हर ख्वाब भी महक गया है, लगा दूं मरहम उन घावों पर जिसे कोई दुश्मन नहीं बल्कि अपना ही दे गया है, गाऊं अपने देश का हर वह गीत जिसकी धुन में हर गांव हर शहर झूम गया है, पढ़ दूं हर उस दास्तां को जिसमें वीरों का जज्बा सबको कुछ कह गया है, फहरा दूं हिंदी का शान का परचम जिसकी ओट में हर हिंदुस्तानी आजाद हो गया है। आशा करती हूँ कि मेरी तमन्ना आपको शायद पसंद आए। अगर इसमें आपको शब्दों की कुछ त्रुटि लग रही हो तो उसके लिए खेद है मुझे, क्योंकि ये मेरी ही तमन्ना है जिसे मैंने स्वयं बनाया है। अब जिस कार्य के लिए आज हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं, जल्द ही हम उसे शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम हिंदी को वो स्थान
दिलाने की शपथ खाते हैं जिसकी वह अधिकारी हैं। आज कर ले प्रण सब मिलकर, बात रहे ये ध्यान, राष्ट्र एकता की प्रतीक हिंदी को अब मिले वह स्थान। राष्ट्र प्रेम की बातें सभी करते हैं, लेकिन क्या राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव रखना ही काफी है? नहीं। राष्ट्र के प्रति जितने भी उसके प्रतीक हैं, जितनी उसकी पहचान है जीवन में, उन सबको अपनाना, ग्रहण करना, प्रयोग करना ये जरूरी है। इसीलिए राष्ट्र प्रेम की ज्योत जलाने की कोशिश तो जारी है। इसलिए भारत की शान रखने वाली हिंदी हमें प्यारी है। चाहे हम किसी भी भाषा को बोल लें, लेकिन जो अपनापन हमें अपनी भाषा में मिलता है वह कहीं और नहीं मिलता। जैसा हम अपने देश में रहते हैं, देश हमें अपना लगता है, किसी भी देश में चले जाएं लेकिन वो पराया ही रहता है। ठीक उसी तरह जो देश हमारा है उसकी भाषा भी उतनी ही हमारी है। जरूरत है उसे उसी भाव से अपनाने की। हिंदी भाषा का साहित्य बहुत ही विशाल है, जिसकी गिनती करना या किसी के सामने उसे व्यक्त करना बहुत कठिन कार्य है। लेकिन इस हिंदी साहित्य की परंपरा में बहुत सारे ऐसे कवि हुए हैं जिनकी रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य की धरोहर है। चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो कबीर के दोहे हो, चाहे वो बिहारी के दोहे हो, चाहे वो किसी की कुंडलियां हो, चाहे वो अमीर खुसरो की पहेलियां हो, सब की सब हमारी हिंदी साहित्य की धरोहर है। आज जरूरत है हिंदी में एक ऐसे ही साहित्य की रचना करने की जो भारत को उसके मुकाम पर पहुंचा दे। अब आगे हम अपनी जो प्रतियोगिता है उसे शुरू करना चाहेंगे और उसके लिए मैं मदन जी सर को फिर से एक बार आमंत्रित करना चाहूंगी। मदन जी सर। आज के इस शुभ अवसर पर व्याख्याता सुश्री रीना वर्मा ने बहुत ही शानदार विचार रखे और उनके विचारों से ये प्रतीत होता है हिंदी सर आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई। ओके। देखिए मैं दोबारा अपने विचारों को, वैसे तो बहुत सारे विचार रीना वर्मा ने आपके समक्ष रखे हैं आज के शुभ अवसर पर। सर आपकी डबल आवाज आ रही है अब। लेकिन ये ध्यान रखने योग्य बात है कि आज हिंदी और हिंदुस्तान, उनकी छवि को किसी न किसी प्रकार की चुनौती बहुत बड़े रूप में किसी भी कारणवश जो प्रस्तुत हो रही है, उसमें हम अन्य भाषाओं का दोष नहीं मान सकते। और जैसा कि बहुत ही शानदार अभिव्यक्ति हिंदी भाषा के पक्ष में रीना वर्मा मैडम ने रखी और एक जीवंत प्रणाली को उन्होंने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। लेकिन जहां तक भाषा का सवाल है, हम इंग्लिश भाषा को बहुत, अंग्रेजी माध्यम को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है, वैश्विक भाषा है। लेकिन आप बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के भाषण सुनिए, जब चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका की या भारत की या किसी देश की यात्रा पर होंगे, तो वो अपनी वार्ता को जो वहां की भाषा है उसी भाषा में प्रस्तुत करें। उनके साथ जो दुभाषी होते हैं वो उनकी जो चाइनीज लैंग्वेज है वो उस देश के समक्ष उस भाषा में प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको दूसरे देशों की भाषाएं नहीं आती, उनको आती है, लेकिन वो अपने देश के अस्तित्व को भाषा के माध्यम से संपूर्ण विश्व के अंतर्गत मजबूती से प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमारे देश के अंतर्गत ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे नेता या हमारे अधिकारी जहां कहीं पर भी जाते हैं तो अपना एक स्टेटस मानते हैं, अपना एक उच्चता का प्रतीक मानते हैं अंग्रेजी भाषा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जब हमारे आला अधिकारी, जब हमारे बड़े नेता जब खुद ही भाषा को, उसकी छवि को उभारने का
कोई सशक्त और बड़ा माध्यम नहीं रखेंगे तो आम जनता का हाल क्या होगा। तो इसलिए हिंदी को बहुत बड़ी रूप में बढ़ावा देना है। एक मैं एग्जाम्पल दूं कुमार विश्वास का, जो हिंदी के बहुत ही प्रखर विद्वान है, संस्कृत भाषा का भी इतने ही अच्छे ढंग से प्रयोग करते हैं, तो क्या उन्हें अंग्रेजी भाषा नहीं आती? उन्हें उतनी ही अच्छी अंग्रेजी आती है जितनी अच्छी हिंदी और संस्कृत आती है। लेकिन आप उनकी तमाम कविताएं सुनिए, आप उनके तमाम भाषण सुनिए, वो मुख्यतया हिंदी भाषा में ही प्रेषित करते हैं। तो क्यों? क्योंकि हिंदी की पहचान हम सब लोगों से है, हिंदुस्तानियों से है। जब हम ये गणना करते हैं कि विश्व के अंतर्गत हम आबादी में 2 नंबर है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में है, तो भाषा भी एक उसमें महत्वपूर्ण आयाम है कि हम 150 करोड़ की आबादी वाले लोग उस भाषा को पूरे विश्व में पहुंचाएं, उसे एक मजबूती का स्थान ग्रहण करवाएं। अब जैसा कि आज ये प्रतियोगिता है इस मित्तल कॉलेज के मंच से, तो सबसे पहले मैं निर्णायक मंडल सारी औपचारिकताएं ऑनलाइन जूम वेबिनार मंच के माध्यम से हमने पूरी की है। वरिष्ठ व्याख्याता डॉक्टर मृत्युंजय पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सुदर्शन गोयल सर और हमारी हिंदी की प्रखर व्याख्याता सुश्री रीना वर्मा आज के हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में शामिल रहेंगे। और अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए एनएसएस प्रभारी और हिंदी की व्याख्याता सुश्री रीना वर्मा को मंच सौंपता हूं। जिन छात्राओं ने इसमें भागीदारी की है उन छात्राओं के नाम वो बुलाएंगे, उनको हम अनम्यूट कर देंगे और फिर उसके बाद वो अपनी कविता का प्रस्तुतिकरण इस मंच से करेंगे। प्रस्तुति आपकी बुलंद और अच्छी आवाज में होनी चाहिए। पूरे ये बाद में हम इसका प्रसारण यूट्यूब पे भी करेंगे और पूरा विश्व देखना चाहिए कि भारत की, राजस्थान की और सरदार शहर की और मित्तल कॉलेज की छात्राओं में कितना दमखम है कि वो हिंदी भाषा का परचम कॉलेज के एक मंच के माध्यम से पूरे विश्व में दिखाना चाह रही है। मैं रीना वर्मा का स्वागत करता हूं आगामी कार्रवाई के लिए। धन्यवाद सर। अब हम हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहे हैं, उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे प्रथम स्थान पर हमारी प्रतिभागी है राधिका शर्मा, बीए तृतीय वर्ष से। मैं राधिका शर्मा को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और अपनी अभिव्यक्ति हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। राधिका शर्मा। नमस्ते मेरा सभी को। मैम मेरी कविता राजस्थानी लैंग्वेज में है। बिल्कुल। तो मेरी कविता एक ऐसे टॉपिक के बारे में है जिसमें एक लड़की के साथ एक झूठी सी चीज को प्यार का नाम देकर उसके साथ भाग के शादी तो कर लेती है, लेकिन बाद में उसे पछताने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचता। मेरी ये कविता शायद आप सबको एक हास्य कविता जरूर लगी, लेकिन उससे ज्यादा ये एक संदेश है। ये उससे ज्यादा एक संदेश है मेरे सब बहनों को, वो इसे ध्यान से समझे। तो कविता का शीर्षक है भाज्यां पछतो अक्कल मन नहीं आगी। तो कविता स्टार्ट करती हूँ। भाज्यां पछतो अक्कल मन नहीं आगी, वर्षाओं छोड़ी आंखियां मेरी जागी। पूरे गांव का माइन प्रसिद्धि प्राप्त कर ही ली मैं, पूरे गांव का माइन तो प्रसिद्धि प्राप्त कर ही ली मैं। और सगड़ा गांव में रोड़ हो रही और अकाल तो बकाली अरी छोरी बात की। तो आगे 4 दिन तो भरतार मैं लगना ही दिखाया, पर मेरा तो होश ही उड़ गया जब भरतार का पोत चढ़ाया। 4 दिन तो भरतार मैं लगना ही दिखाया, पर मैं तो बेहोशी होगी जब भरतार का पोत चढ़े आया। हर काल ठा पड़ियो कब गले में सोने की कोनी पीतल की चेन ही। मेरे तो खैर मोड़ी को धागू है कि रात में डर लग गया कर जंगल का बाल दी। तो काल ठा पड़ियो कब गले में सोने की कोनी पीतल की चेन ही। हर मेरो मन मेरे खुद ही सवाल करने लग गयो, पहली बाजी के लेनी। तो रोज दारू पी के साजन मन कुटन मारन लाग गयो। साजन पिया भरतार अरे वो मर जानो, बाजार में मेरी बोली पुकारन लाग गयो। रोज दारू पी के साजन मन कुटन मारन लाग गयो। साजन पिया भरतार अरे वो मर जानो, बाजार में मेरी बोली पुकारन लाग गयो। मैं तो भाग के बेगी सी मेरा पीर गई, घर का नबी की शिकायत कह नहीं। मैं तो भाग के बेगी सी मेरा पीर गई, घर का नबी की शिकायत कह नहीं। पण घर का मन तो टिप्पो दियो कब बठी मर, पहली भाजी के लेनी। तै मन घणी समझाई कब माना में तू भी प्रेम करियो,
जाना तेरो हाल में। तै मन घणी समझाई का माना में तू ब्यों प्रेम करियो जाना तेरो हाल में। पण ब्याह बापू कयो बठी कर लेती जिस्म तो तेरे कोई छू लेतो पण आत्मा ने छूने की मजाल ही के। यहाँ पर एक छोटी सी मैंने अपनी तरफ से एक प्यार की परिभाषा बताई है कि प्यार जिस्म से रिलेटेड नहीं होता। आपकी शादी भले ही आप कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन आपको प्यार जिससे करना है आप वो करो ना। आपको उससे कौन रोकता है, लेकिन वो भागने की आपकी नौबत क्यों आती है? कैसे आप अपने जन्म से लेकर जो आपको जो प्यार दे रहे हैं उस इंसान को आप 2 दिन में मिले हुए इंसान के लिए कैसे छोड़ सकते हो? तो ये परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। किसे मन घणी समझाई के माना में तू ब्यों प्रेम करियो जाना तेरो हाल में। पण ब्याह बापू कयो बठी कर लेती छोरी। पण ब्याह बापू कयो बठी कर लेती छोरी जिस्म तो तेरे को छू ले तो पण आत्मा ने छूने की मजाल ही के। अब तो घर का ही मन पाछी अपना ली पण हिम्मत कोनी मेरे में और सहन की। अब तो घर का ही मन पाछी अपना ली पण हिम्मत कोनी मेरे में और सहन की। मेरी आत्मा मेरे रो रो के पूछने लागी पहली भाजी के लेणगी पहली भाजी के लेणगी पहली भाजी के लेण। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। जिस मीठी और राजस्थानी भाषा में आपने समाज की एक सच्चाई को उजागर किया है वह प्रशंसनीय है। प्यार की परिभाषा जो आपने दी है वह भी उचित है। इसी के साथ अब हम अपनी अगली प्रतिभागी को आमंत्रित करते हैं। महक सोनी, बीएससी बीएड द्वितीय वर्ष से मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो भी यहाँ आए और अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करें। महक सोनी। नमस्ते, मैं महक सोनी बीएससी बीएड की छात्रा आप सभी के सामने श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की एक सुप्रसिद्ध कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस मिटाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। सब जन्म मुझे से पाते हैं, लौट मुझ में आते हैं। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृक है तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। दृक है तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव सर सर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंडल। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, भूलोक
यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी भू है, मृतकों से पटी भू है। पहचान, पहचान इनमें कहाँ तू है, पहचान इनमें कहाँ तू है। अंबर का कुंतल जाल देख, अंबर का कुंतल जाल देख। पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन, जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन। सांसों में पाता जन्म पवन, जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन। सांसों में पाता जन्म पवन। बढ़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, बांधने मुझे तू आया है। जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन। पहले तू बांध अनंत गगन, यदि मुझे बांधना चाहे मन। पहले तू बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना। मैत्री का मूल्य न पहचाना, तोले में भी अब जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी मुंह पर वहनी प्रखर। पण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषमूढ़ बांध से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश खड़े, केवल दो नर न अघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद। कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहूंगी। बहुत ही शानदार प्रस्तुति महक आपकी। जिस कवि की आपने रचना यहाँ सुनाई है, वे कवि ओज और व तेज के कवि माने जाते हैं, और उसी ओजस्वी वाणी में ही आपने उनकी कविता को यहाँ प्रस्तुत किया है। इसी तरह अब हम आगे चलते हैं, और अब मैं अंकिता पारिक को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे यहाँ आए और अपनी कविता सुनाए। अंकिता पारिक, BA द्वितीय वर्ष। हेलो, मेरी सभी बहनों को मेरा हेलो एवं मेरे गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अंकिता पारिक है, मैं BA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं आप लोगों के सामने हिंदी दिवस पर एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसमें अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे छोटी बहन समझकर माफ करना। सिर्फ 14 सितंबर को ही करते हैं हम हिंदी का गुणगान, सिर्फ 14 सितंबर को ही करते हैं हम हिंदी का गुणगान। बाकी दिन क्यों भूल जाते हैं हम हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। सिर्फ एक दिन मंच बना हमारे नेता भाषण देते, सिर्फ एक दिन मंच बना हमारे नेता भाषण देते। हिंदी का करो सम्मान तभी बन पाएंगे हम महान, हिंदी का करो सम्मान तभी बन पाएंगे हम महान। अगले दिन ही समझने लगते हिंदी बोलने में हम अपना अपमान, अगले दिन ही समझने लगते हिंदी बोलने में हम अपना अपमान। अंग्रेजी बोलने वालों को मिलता हिंदुस्तान की जमीन पर सम्मान, अंग्रेजी बोलने वालों को मिलता हिंदुस्तान की जमीन पर सम्मान। वह समझता अपने आप को महान, वह समझता अपने आप को महान, और भूल जाता इस अंग्रेजी ने बनाया हमें जिसे वर्षों तक गुलाम, और भूल जाता जिस अंग्रेजी ने बनाया हमें वर्षों तक गुलाम। अरे सुन राह से भटके हुए हिंदुस्तानी इंसान, अरे सुन राह से भटके हुए हिंदुस्तानी इंसान। अब तो दिला अपनी हिंदी भाषा को सम्मान, अब तो दिला अपनी हिंदी भाषा को सम्मान। लौट आए तेरा स्वाभिमान, लौट आए तेरा स्वाभिमान। जय हिंद, जय भारत।
अंकिता, आपकी प्रस्तुति बहुत ही ओजस्वी वाणी में यहाँ प्रस्तुत हुई है। हिंदी भाषा को आपने देश का स्वाभिमान बताया है और अंग्रेजी भाषा को आपने गुलामी का प्रतीक बताया है। हम सदियों से अंग्रेजी प्रशासन के गुलाम जरूर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करके हम उनकी गुलामी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। आज के समय में जहां जरूरी है वहां हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जरूर करेंगे, लेकिन अपनापन जो है वो हमारे देश के स्वाभिमान की जो प्रतीक हिंदी भाषा है उसी के प्रति रखेंगे। अब आगे मैं आमंत्रित करना चाहूंगी निकिता जांगीड़ को, जो बीकॉम तृतीय वर्ष से है, जो एक स्वयं सेविका भी है और इन्होंने इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने दायित्व, अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा से निभाया है। निकिता जांगीड़। नमस्कार। आज मैं जो हिंदी दिवस कविता प्रतियोगिता के ऊपर कविता जो सुनाने वाली हूँ वो मैंने खुद लिखी है, और ये जो कविता है वो समाज में स्त्रियों के, महिलाओं के जो स्थिति है उनकी, उसका वर्णन करती है, और एक महिला क्या सोचती है, क्या विचार करती है, क्या चाहती है और वो क्या कर सकती है, ये सभी मैंने इस कविता में लिखा है। अगर आपको ये अच्छी लगे तो मेरा सौभाग्य है। तो मैं कविता स्टार्ट करती हूँ। इसका शीर्षक है बस अब बहुत हुआ। बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं सहूंगी। सवाल करती हूँ खुद से, आखिर कब तक सहूंगी। कभी परिवार की इज्जत के लिए तो कभी अपनों की खुशी के लिए। आखिर और कितने अत्याचार सहूंगी। अपने लिए कभी आवाज उठा ना पाऊं, कोई और मेरे लिए आवाज उठाएगा। आखिर कब तक औरों के भरोसे रहूंगी। कर लिया सबको खुश, कहा भी मान लिया सबका। कर लिया सबको खुश, कहा भी मान लिया सबका। अपनी इच्छाओं की बलि देकर आखिर कब तक घुट घुट कर जीऊंगी। दूसरों के सपनों को पूरा किया, अब मेरे भी कुछ सपने हैं जिनको अब पूरा करूंगी। बहुत डर डर के चली हूँ सड़कों पर, बहुत डर डर के चली हूँ सड़कों पर। अब उन्हीं सड़कों पर बेबाक दौड़ूंगी। बहुत पछताली चुप रहकर, अब अपने मन की बात डंके की चोट पर कहूंगी। क्या सोचा, एक औरत हूं तो हमेशा खामोश रह जाऊंगी। चुपचाप उस नामर्द की मार सह जाऊंगी। उस भारी ऊंची आवाज से सहम जाऊंगी। अच्छा तो सुनो, अच्छा तो सुनो, ये स्त्री और पुरुष के बीच की दीवार अब तोड़ गिराऊंगी। अब इस सफर में ठान लिया है मैंने, हर एक बाधा से लड़ जाऊंगी। बहुत हुई छेड़छाड़, बहुत हुआ बलात्कार, अब इन गीदड़ों को भी सबक सिखाऊंगी। बहुत रोली अंदर अंदर, अब उनकी बेहया नजरों को झुकाऊंगी। अब अपने से किए उस वादे को निभाऊंगी। इस समाज को एक नई दिशा दिखाऊंगी। अब हर नारी को उसका सम्मान दिलाऊंगी। हाँ, मैं एक औरत हूँ, एक नारी हूँ, और अब अपने भारतवर्ष का सर गर्व से ऊंचा उठाऊंगी। धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति निकिता। आपने नारी के जीवन के यथार्थ स्वरूप को यहाँ प्रस्तुत किया है। हिंदी में एक कवयित्री हैं महादेवी वर्मा। उन्होंने अपने एक निबंध जीने की कला में नारी के संदर्भ में ऐसे ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए हैं जिसे सुनकर सभी दंग रह जाएंगे। उनका कहना है कि नारी के पास वो सारे गुण हैं जो उसे देवताओं की पंक्ति में बिठा दे, लेकिन उस नारी को यह नहीं पता कि किस गुण का कहाँ प्रयोग करना है। सहनशीलता एक बहुत बड़ा गुण होता है, लेकिन अगर आप किसी के अत्याचार सहने में अपने इस गुण का प्रदर्शन करेंगे तो ये आपका गुण नहीं बल्कि आपका दोष बन जाएगा। सहना ही है तो जीवन के मार्ग में आने वाले संकटों और कठिनाइयों को सहो। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जितनी बाधाएं आए उन बाधाओं को सहो, उनका सामना करो, तब वह सहनशीलता नामक जो भाव है वह आपका गुण बन जाएगा। इसी संदर्भ में अब हम आगे
अपनी अगली प्रतिभागी को आमंत्रित करते हैं, प्रीति पारिक, बीए द्वितीय वर्ष। प्रीति पारिक। प्रीति पारिक, बीए तृतीय वर्ष, क्या आप यहाँ मौजूद हैं? प्रीति पारिक। यस मैम। हाँ प्रीति पारिक, आप अपनी कविता प्रस्तुत करें अब। मेरा बीकॉम तृतीय ईयर है मैम। प्रीति पारिक, अच्छा आप बीकॉम तृतीय से हैं? यस वैसे बीए तृतीय वर्ष की छात्रा हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए आप उनके स्थान पर बोल सकती हैं। तू उठ, तुझे और आगे जाना है, तू उठ, तुझे और आगे जाना है। अभी तो कुछ हुआ नहीं, अभी तो कुछ हुआ नहीं, ये तो बस शुरुआत है। अभी आसमां छुआ नहीं, अभी तारा टूटा नहीं, तू उठ, तुझे और आगे जाना है, तू उठ, तुझे और आगे जाना है। जिंदगी एक फ्लो है, तुझे बहा ले जाएगी, जिंदगी एक फ्लो है, तुझे बहा ले जाएगी, पर तुझे तो किनारा पाना है, तू उठ, तुझे और आगे जाना है, तू उठ, तुझे और आगे जाना है। अगर करना सपना साकार है, अगर करना सपना साकार है, तो यही समय है, तो यही समय है। तू चैन से सो नहीं सकती, तू उठ, तुझे और आगे जाना है, तू उठ, तुझे और आगे जाना है। तेरे माता पिता को इतनी उम्मीद है, तेरे साथ गुरुओं का आशीर्वाद है, खरा उतरना उम्मीदों पर, तो तू उठ, तुझे और आगे जाना है, तू उठ, तुझे और आगे जाना है। धन्यवाद। तो प्रीति पारिक ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है, जहां उन्होंने ये बताया है कि किसी भी कार्य को या किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें आगे चलते ही जाना होता है, आगे की ओर बढ़ते ही जाना है। अब हम इसी क्रम में अगली प्रतिभागी को आमंत्रित करते हैं, कृष्णा पारिक, बीए तृतीय वर्ष से। नमस्ते मैम एंड नमस्ते ऑल टीचर्स। आज मैं जो कविता बोलने जा रही हूँ वो मैंने अपने मनगढ़ंत विचारों से संजोई है, तो उसमें कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा करना। साहब यही हकीकत है, देख के दुनिया हंसती है। लोग देखते हैं कि मेरे गम नहीं है सीने में, गम पे पर्दा कर रखा है, बस मजा आ रहा है जीने में। एक बात देखी है, दुनिया वक्त के हिसाब से चलती है, अच्छे में पास और बुरे में दूर जाकर बसती है। साहब यही हकीकत है, ये देख के दुनिया हंसती है। कड़वी बोली गुस्सा मेरा, चिल्लाना मेरी शान है, दिल में सच्चाई रखना यही मेरी पहचान है। जिसके आगे झुकना जानू, मम्मी पापा गुरु और भगवान है। जो उपेक्षा चाहे उनके लिए स्थायी घाट शमशान है। मंजिल अपनी एक है, सत्य राह पर चलना है, पर विभीषण की तरह गर्भवेदी नहीं बनना है, पर विभीषण की तरह गर्भवेदी नहीं बनना है। दुनियादारी की सुनकर मुझे नहीं घबराना है, एक निष्ठ होकर जो मंजिल है वही पाना है। साहब यही हकीकत है, ये देख के दुनिया हंसती है। क्लास कृष्णा, आपकी कविता समाप्त हो चुकी है क्या? हाँ मैम। ठीक है, तो आपने जो जिंदगी के स्वरूप को यहाँ अपनी कविता के द्वारा परिभाषित किया है वह अनमोल है। अब इसी क्रम में हम अपनी अगली प्रतिभागी को आमंत्रित करते हैं, निशा जांगीर, बीए तृतीय वर्ष से। निशा जांगीर। निशा, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो माइक। हाँ अब बोलिए। वंदे मातरम। मेरा नाम निशा जांगीर है और आज मेरी कविता का जो शीर्षक है वो है तो खुद की खोज में निकल। मैं शुरू करती हूँ। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तुझसे लिपटी ये जो बेड़ियां हैं, समझना इनको वस्त्र तू। तुझसे लिपटी ये जो बेड़ियां हैं, समझना इनको वस्त्र तू। इनको पिघला कर बना ले इनको अपना शस्त्र तू, बना ले अपना शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, इसलिए हताश है, चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। सत्य जब पवित्र है, क्यों है ये दिशा तेरी,
चरित्र जो पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, इन पापियों को हक नहीं, इन्हें ये परीक्षा तेरी, इन्हें ये परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो इसलिए हताश है, चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे, ये जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे, जो क्रूरता का जाल है। तू आग की मसाल नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू आग की लो नहीं, तू क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, इसलिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को है, समय को भी। चुनर उड़ा के ध्वज बना, ये गगन भी कब कब पाया, चुनर उड़ा के ध्वज बना, ये गगन भी कब कब पाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी, अगर तेरी चुनर गिरी, एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद में निकल, तो इसलिए हताश है, खुद में निकल, इसलिए हताश है, तो समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। धन्यवाद। निशा जांगिड़ ने अभी जो कविता प्रस्तुत की है वो उन्होंने अपनी गंभीर वाणी में आज हर एक आदमी के सच को यहाँ प्रस्तुत किया है। वास्तव में समय की मांग है कि आदमी अपने अस्तित्व को खोजे। हो सकता है कि उस समय में न जाने कौन कैसा महात्मा निकल कर आ जाए। जरूरत है केवल अपने अस्तित्व को तलाश करने की। अब इसी क्रम में हम अपनी अगली प्रतिभागी को आमंत्रित करते हैं। सरिता सोनी, बीए तृतीय वर्ष से। सरिता सोनी। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये सरिता मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल कर फिर विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल कर के विवेकानंद हो जाए। 4 पंक्तियां और मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, ऑटो रिक्शा ट्रेन चलाने लगी बेटियां, ऑटो रिक्शा ट्रेन चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ, साहस के साथ अंतरिक्ष तक को भेद ढाला, साहस के साथ अंतरिक्ष तक को भेद ढाला। सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण आपको ढूंढ करके लाऊं, और कितने उदाहरण ढूंढ करके लाऊं। हर क्षेत्र की शक्ति को आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र की शक्ति को आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत की अर्थी देकर, वीर की शहादत को अर्थी को कंधे देकर शमशान तक पहुंचाने लगी बेटियां, शमशान तक पहुंचाने लगी बेटियां। हाथ में पटाखे लेकर हम सब नारियों पर इतने जोक बनते हैं, इतने चुटकुले बनते हैं, हालांकि हम सब उन पर हंसते हैं, कई बार उनके मजे भी लेते हैं, परंतु मैं अपनी 4 लाइनों में अपना दुखद व्यक्त करना चाहती हूँ। घर में पटाखे हाथ रहती माँ के साथ, घर में पटाखे हाथ रहती माँ के साथ। पिता की हर बाधा को हरती है बेटियां, पिता की बाधा को हरती है बेटियां। कटु वाक्य बोलने से पूर्व सोचती है खूब, कटु वाक्य बोलने
करने से पूर्व सोचती है खूब, मन में सहमती है डरती है बेटियां, मन में सहमती है डरती है बेटियां। बेटे हो दंड भले आपका दुखा दे दिल, बेटे हो दंड भले दुखा दे आपका दिल, कष्ट सह कर के भी धैर्य धरती है बेटियां, कष्ट सह कर के भी धैर्य धरती है बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, प्रश्न ये ज्वलनशील है सबके लिए आज, नित्य प्रतीकोख में क्यों मरती है बेटियां, नित्य प्रतीकोख में क्यों मरती है बेटियां। अब इस कविता का अंतिम छंद। वास्तव में हम सब चुटकुलों पे हंसते हैं, परंतु मैं आप पर कुछ ऐसे प्रश्न रखना चाहती हूँ जो मैं समझती हूँ कि उनके उत्तर आप किसी के पास भी नहीं हो पाएंगे। ललिता विशाखा राधा रानी बेटियां होती नहीं, राधा रानी विशाखा ललिता बेटियां होती नहीं। यशोदा दुलारे नंदन नंद नचाते कौन, यशोदा दुलारे नंद नंदन नचाता कौन। पाल अनुसुईया जैसी बेटी तब साधिका न होती, अनुसुईया जैसी बेटी जब साधिका न होती। पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को खिलाता कौन, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताएगी एक बात आज, जनता जनार्दन बताएगी एक बात आज। सावित्री न होती तो सत्यवान को बचाता कौन, सावित्री न होती तो सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता, सब कुछ होता, मगर एक बात सोच लेना, सब कुछ होता मगर एक बात सोच लेना। सीता न होती तो ये कविता सुनाता कौन, सरिता न होती तो ये कविता सुनाता कौन। धन्यवाद। सरिता 100% सही कहा आपने कि अगर सरिता नहीं होती तो हमें ये कविता कौन सुनाता। बेटियों की दास्तान जो आपने सुनाई है वो बहुत ही अनोखी है और सच्ची है। आपने प्राचीन इतिहास में जितने भी विदुषियां हुई है, साधिकाएं हुई हैं, उन सब का नाम लेकर यहाँ बेटियों की अस्मिता का जो वर्णन किया है, उनकी सिद्धियों का जो वर्णन किया है और अपनी सुरीली आवाज में हमें जो ये कविता सुनाई है वह भी बहुत मधुर है। इसी क्रम में अब हम अपनी अगली प्रतिभागी को आमंत्रित करेंगे। हमारी अगली प्रतिभागी है चंचल अग्रवाल, बीकॉम 3य वर्ष से। चंचल अग्रवाल। प्रभात। यस मैम। हाँ, आप शुरू करें अपनी कविता। मेरी कविता का शीर्षक है स्वच्छता की प्रतिज्ञा। जो सरहद पर तो जा ना सके पर अपना फर्ज निभाती है, स्वच्छता नामक शत्रु से भारत देश बचाती है। चंचल, नामक शत्रु से भारत। चंचल, आपकी नेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा एक बार ध्यान दें नेट पे। यस सर। आप वीडियो ऑन करें एक बार। वीडियो ऑन है सर हमारी तरफ से। तो फिर आप म्यूट कर लें और सिर्फ ऑडियो में बोलें। ओके सर। वीडियो ऑफ करें और फिर बोलना। ओके मैम। स्टार्ट करें आप। हाँ, शुरू करो। मेरी कविता का शीर्षक है स्वच्छता की प्रतिज्ञा। जो सरहद पर तो जा न सके पर अपना फर्ज निभाते हैं, अस्वच्छता नामक शत्रु से भारत देश बचाते हैं, अस्वच्छता नामक शत्रु से भारत देश बचाते हैं। दो पल वतन के आज उनके नाम करती हूँ, दो पल वतन के आज उनके नाम करती हूँ,
जो सड़क नाले साफ करते उन्हें सलाम करती हूँ। फिर भी विडंबना देखिएगा इस देश की, दिन आती है लोगों को दिन से, जमाना जिन्हें धिक्कारता है वो ही सच्चा सैनिक है जो गंदगी को मारता है। तो दुनिया की नजरों में जो कूड़े कबाड़ी वाला है, सही मायने में वही हिंदुस्तान का रखवाला है। एक अलग ही ज्वार हमारे रगों में लगता है, तो हम इस कि हाँ तो हम इस देश के लिए सरहद पर जाकर जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। बेशक हम ऐसा कर सकते हैं, पर जब भी मैं सड़क के किनारे पड़े उन कूड़े के ढेर को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हर एक कूड़े का ढेर मेरे इस दावे के आगे प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा हो गया है। यूं तो हम सब सरहद पर पौरुष दिखाना चाहते हैं, इस्लामाबाद की धरती पर ध्वज लहराना चाहते हैं। ये ख्वाब बेशक पूरा होगा, यौवन में वो ताकत है, शेरों के जो दांत गिने, शेरों के जो दांत गिने। लगता है चंचल तकनीकी खराबी के कारण हमसे जुड़ नहीं पा रही हैं, तो उनको हम अंत में मौका देंगे बोलने का, क्योंकि ये एक तकनीकी दोष है, उनका दोष नहीं है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी और सचिव जो कविता है वो यहाँ प्रस्तुत कर रही थी, लेकिन हमें अफसोस है कि ये खेद, ये बाधा, व्यवधान इस बीच में आ गया। कोई बात नहीं, उन्हें अंत में मौका दिया जाएगा। अब इसी क्रम में हम अपनी अगली प्रतिभागी को आमंत्रित करते हैं, कृष्णा सारण, बीए तृतीय वर्ष से। कृष्णा सारण। कृष्णा सारण। आदरणीय मुख्य अतिथि और हाँ, एक मिनट कृष्णा। हाँ, अब आप शुरू करिए और तेज आवाज में बोलिएगा। आदरणीय मुख्य अतिथि और माननीय शिक्षक गण, उन सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आज इस हिंदी महोत्सव उत्सव के लिए हमें इतना अच्छा मंच प्रदान किया जहाँ पे हम अपनी कविताओं की प्रस्तुतियां दे सकते हैं। उसके लिए एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी कविता है वो है वर्दियां, उसका शीर्षक है वर्दियां। यानी इस जो हमारे देश के जो सैनिक है और जो सीमा पे लड़ रहे हैं, जो सैनिक और हमारे देश के अंदर जो सिपाही है, उन पे है किस प्रकार वो अपने जान की बाजी लगाकर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं और किस प्रकार हमारी परवाह करते हुए वहाँ पे लड़ते हैं उनके लिए। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि वो काम करते हैं तो उनको वेतन मिलता है, तो मैं उनको जैसे ज्यादा नहीं, कुछ लोग नहीं के बराबर लोग ऐसे बोलते हैं कि उनको वेतन मिलता है तो उनका काम है कि करना है, उनकी आजीविका चलती है उसके वेतन से। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ, उनको वेतन तो मिलता है, वेतन उनको भी मिलता है और वेतन जैसे हमारे देश के अन्य पदाधिकारी उनको भी मिलता है, पर उन दोनों में बहुत फर्क है। जैसे वो सिर्फ वेतन के लिए वहां पे काम नहीं करते हैं, वो अपने वतन के लिए भी काम करते हैं, वो अपने वेतन के साथ साथ अपने वतन के लिए काम करते हैं। इसीलिए वो किसी भी बात की परवाह किए बिना वहां पे दिन रात देखे बिना सर्दियों में गर्मियों में कैसे वहां पे तैनात रहते हैं और हमें शांति प्रदान करते हैं। हमें ये शांति ऐसी नहीं मिली है जैसे वो शांति के इस राजपथ पर कई सैनिकों के फूल चढ़े हैं, तब जाके हमें इस देश में ये शांति मिली है और उन्हीं की शांति की बदौलत हम आज इस प्रकार के उत्सव मना पा रहे हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, उनको बहुत बहुत नमन करती हूँ और मेरी कविता आज उन्हीं के ऊपर है, वर्दियां। जैसे वर्दियां ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां। मेरी आवाज आ रही है क्या मैम? बिल्कुल आ रही है, आप जारी रखे बोलना। वर्दियां ये सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां, जो वतन के वास्ते खून से सनी रही, रेश रेश देश के लिए बनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी ये खाकियां तनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी ये खाकियां तनी रही,
जोड़ती रही वतन उड़ा के अपनी धज्जियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां। और आगे जैसे जहां हमारे शहीद औरंगजेब के पिता ने यह संदेश दिया था कि देश पहले और धर्म बाद में है, तो यहाँ से सुनिएगा कि जल गए चिराग से उड़ गए गुलाल से, होलियां दिवालियां मनाए किस कमाल से, गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, बर्फ में डटे रहे जो खून के उबाल से, बर्फ में डटे रहे जो खून के उबाल से। इनके लिए गर्मियां क्या इनके लिए सर्दियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां सिपाहियों की वर्दियां। और आगे हैं, जब कोई सैनिक या सिपाही अपना फर्ज निभाने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियां, बाईं जेब में रखी है बेटियों की चिट्ठियां। और जब जवान शहीद होता है तो ओढ़ कर तिरंगा जा रही है देशभक्तियां, ओढ़ कर तिरंगा जा रही है देशभक्तियां, कोई क्या चुकाएगा कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां, कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां। वर्दियां वर्दियां ये सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां, जो वतन के वास्ते खून से सनी रही, रेश 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 के लिए बनी रही। आपको आमंत्रित कर लूं? धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णा आपका। ठीक है, आपने सैनिकों के जीवन का जो यहाँ चित्रण किया है वह बहुत ही अनोखा है। हम मानते हैं सरहद पर लड़कर देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने में, यहाँ तक कि जो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है जिसमें हम सभी भारतवासी अपने घर पर आराम से सुकून से सुरक्षा के भाव से बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे जो सैनिक है वो इस महामारी के दौर में भी अपने कर्तव्य का निर्वाह उसी निष्ठा से कर रहे हैं जिस निष्ठा से वो आज तक करते आए हैं। क्या उन्हें कोई डर नहीं, क्या उन्हें असुरक्षा का कोई भाव नहीं? लेकिन इन सब की परवाह न करते हुए वे अपने कर्तव्य को जिए जा रहे हैं। वो कर्तव्य को निभा नहीं रहे हैं, वो कर्तव्य को जी रहे हैं। इसी क्रम में अब हम अपनी अगली प्रतिभागी को आमंत्रित करते हैं। हमारी अगली प्रतिभागी है रेणु सेवक, बीए तृतीय वर्ष से। रेणु सेवक, आगे रेणु, आ गई। तो रेणु अभी अभी हमारे साथ जुड़ रही हैं। रेणु सेवक, थोड़ा समय लग सकता है उन्हें हमारे साथ जुड़ने में। रेणु, क्या आप सुन पा रहे हैं? रेणु, हाँ, तो रेणु हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो हमारी अगली प्रतिभागी है, लेकिन मैं नहीं जुड़ पा रही। नेट आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है रेणु। रेणु सेवक, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ रेणु, आप हमें दिखाई भी दे रहे हैं, आप जरा बोलिए। यस मैम। हाँ, अब आप अपनी कविता शुरू करें। मैम, मेरी कविता है वो लव धर्मा की है जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं चाहती हूँ मैं यहाँ सबके साथ शेयर भी करूँ। हवस में लिपकर है तार, आज फिर मिटेगी प्यास ये बात मौसम छाने आई। तार जैसे हड्डी को चील चबाए मांस को, तार जैसे हड्डी को चील चबाए मांस को, कुछ तरह मेरे जिस्म का अंधा गया। एक ने नोचा एक ने दबोचा, एक ने नोचा एक ने दबोचा, कुछ इस तरह मेरी रूह कंगाला गया। ना मर्यादा का राम बना संस्कारों का रावण, ना मर्यादा का राम बचा संस्कारों का रावण। कृष्ण आयो चीड़ आयो, ना तांडव हो सांग,
ना ही चंडी ना ही वाला, ना ही जई नहीं जला नहीं आई भनी, हार दे तो घर में सब बतू दिल का दातो चल है क्यों ये गाने नहीं सतुई में चौपर बंदे भी मुझे लेकर किसका किसी तीर में खिलो जिंदगी और खिलत बन लो साकर और झूठ पेशी हुई साल मुका झूठ पेशी हुई पर हाथ होगा उनका और कागज फांसी मेरा चिन्ह पर मेरी आंसुओं अनदेखी होगी मेरे लाल पर भी आंस की अनदेखी ही प्रीत लो ना आंखों में मां की जिंदगी भी तो जिंदगी मिलेगी। रेणु आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपको दोबारा मौका देंगे। आप तब तक एक बार 5 मिनट के लिए अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लें, फिर ऑन करना ताकि कनेक्टिविटी अच्छी आ सके। आप अपनी कविता तैयार रखें, फिर दोबारा बुलवाएंगे आपसे। तब तक हम नेक्स्ट प्रतिभागी को लेंगे। ओके सर। तो तकनीकी खराबी के कारण रेणु सेवक अपनी कविता स्पष्ट रूप से नहीं बोल पा रही थी, उन्हें हम अंत में मौका देंगे। और इसी क्रम में अब हम अपनी अगली प्रतिभागी को आमंत्रित करते हैं। हमारी अगली प्रतिभागी है नित्या शर्मा, बीए प्रथम वर्ष से। नित्या शर्मा। नित्या शर्मा, क्या आप हमारे साथ यहाँ जुड़ी हुई हैं? जुड़ी हुई है, लेकिन अनम्यूट नहीं कर रखा हूं। आप अपना जो माइक है उसे म्यूट। ओके नित्या। नमस्कार। हाँ नित्या, शुरू कीजिए। नित्या, आप अपनी कविता बोलना शुरू करें। सर्वप्रथम माँ भारती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। वर्तमान में नीर शीर विवेकशील दृष्टि से देख रहे समस्त गुरुजनों को नमन करती हूँ और हिंदी भाषा की जननी को प्रणाम करती हूँ। देव भाषा संस्कृत में माँ भारती की वंदना करने का प्रयास करती हूँ। हिमाद्रि भव्य भूषितं विशाल भाललोचनं सरित प्रवाह राजितं शुशुप्रहार भ्राजितं उदार सारदायकं जगत्त्रयाभिनायकं सुरम्य पावनस्थलं नमामि राष्ट्र भारतं नमामि हिंद भारतं नमामि राष्ट्र भारतम् आप्त मंत्र मंत्रितं सदा सुरेश सेवितं सुपालितं सुरक्षितं त्रयीमयेन निश्चये सुधर्म कर्म दर्शकं सुमार्गमानवर्धकं पुरातनं पुरोहितं नमामि राष्ट्र भारतं नमामि राष्ट्र भारतं। माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ। श्वेत कमलाशिनी सुशोभितामराल पृष्ठ दीप्त शुभ्र विश्व की सुलोचना प्रसारदे तत्व ब्रह्म वेद की सुति पुराण रूपिणी माँ लेखनी मयूर पंख छाट अंधकार दे लेखनी मयूर पंख छाट अंधकार दे लक्ष्मी बाई जैसा स्वाभिमान नारियों में भर हो सके मनुष्य के चरित्र को सवार दे सप्त स्वर दात्री हे विधात्री पूर्ण ज्ञान लोक शोक में रहे न आज कविता सवार दे शोक में रहे न आज कविता सवार दे झनकार तार दे सितार को संहारंभ यकिलय गति कर दे अमर शारदे यकिलय गति कर दे अमर शारदे तानसेन बेजुबावरा उतार दे धरा पे तानसेन बेजुबावरा उतार दे धरा पे स्वर व्यंजन प्रवाह शिल्प में जगा दे मान उर में जगा दे प्यार या की कर दे संहार
किसी तौर धरती पे राम राज्य ला दे माँ। हंस छोड़ थोड़ी देर दुर्गा का रूप धार ले, खड्ग की प्रहार का भी रूप दर्शा दे माँ। खड्ग की प्रहार का भी रूप दर्शा दे माँ। राष्ट्र को जो मानते हैं सिर्फ धर्मशाला, ऐसे पापियों के शीश धड़ से उड़ा दे माँ। ऐसे पापियों के शीश धड़ से उड़ा दे माँ। कहा जाता है कि अमूल्य रत्नों से परिपूर्ण जाज्वल्यमान भारत वसुंधरा का आंचल कितना पवित्र है, कितना सौभाग्यशाली है और कितना अनोखा है। यह किसी से छिपा नहीं है। यह रत्न गर्भा भारत भूमि अपने अंतर में अनेक मणिमुक्ताएं छिपाए रहती है। समय समय पर इसके गर्भ से ऐसे नररत्नों ने जन्म लिया जिनकी जीवन ज्योति से जगती तल जगमगा उठा, जिन्होंने चट्टान बनकर समय का प्रवाह रोक लिया, जो अपने लिए नहीं विश्व के लिए जिए, देश के लिए जिए, औरों के लिए जिए, जीव मात्र की ममता समेटे अपने जीवन को तिल तिल जलाकर दूसरों को औरों को प्रकाश देते रहे। ऐसे विलक्षण ज्योतिमान नररत्न पुरुष भारत एक दो नहीं, इनकी एक विशाल मलिका है। और देवीय गुणों से सुशोभित जो देवता आपके मन मंदिर में विराजमान है, मैं उनको नमन करती हूँ और पंक्तियां निवेदित करती हूँ। मन चंचल है तन व्यूहल है, वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए मन चंचल है तन व्यूहल है, झंझावातों का है समूह, अगणित प्रतिकूल परीक्षाएं, नित जीवन पथ लगता दुरूह, विकृतियां कृतियों के दल का यदि फलह देश सी लगती हो, संस्कृतियां जल विपरीत दिशा यदि महाक्लेश सी लगती हो, यदि काव्य तत्व के समीकरण संतरास दिखाई देते हो, यदि वर्तमान वाले अवगुण इतिहास दिखाई देते हो, यदि मर्यादाएं मार्ग छोड़ पथ भ्रष्ट दिखाई देती हो, यदि नराधमों की अनुकृतियां उत्कृष्ट दिखाई देती हो, कर दो विरोध के स्वर बुलंद, कर दो विरोध के स्वर बुलंद, सबके हित में परिणाम कहो, निश्चित मत करो समय सीमा, फिर सुबह कहो या शाम कहो, निश्चित मत करो समय सीमा, फिर सुबह कहो या शाम कहो, तुम हर अंतर मनो जल कर जय करुणा कर सुख धाम कहो, यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग जय श्री राम कहो, यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग जय श्री राम कहो। शुभ लक्ष्य लिए आए अतीत, शुभ लक्ष्य लिए आए अतीत, तब तो भविष्य के स्वप्न चुनो, अन्यथा सहज पथ पर चलकर विक्षिप्त बनो निज शीश धुनो, अन्यथा सहज पथ पर चलकर विक्षिप्त बनो निज शीश धुनो, जो अंधकार का अनुचर है अनुयायी है पद भ्रष्टों का, औचित्य भला कैसे होगा ऐसे निकृष्ट परिशिष्टों का, तुम याज्ञवल्क्य के वंशज हो, नचिकेता जैसा तप लेकर हिरण्यकश्यप से युद्ध करो, प्रहलाद सरीखा जप लेकर, धुन के पक्के पौरुष वाले, धुन के पक्के पौरुष वाले, ध्रुव जैसे श्रेष्ठ तपस्वी हो, वह कृत्य करो अनुरक्ति भरो, जिससे यह विश्व यशस्वी हो, जिससे विश्व यशस्वी हो त्याज्य अशुभ कुल अपनी कविता संक्षिप्त करो, नाम कहो, जो संस्कृति के संरक्षक हो उनको ही बस गुण धाम कहो, हो हंस वंश अवतंश श्रेष्ठ, हो कर सकाम निष्काम कहो, हो कर सकाम निष्काम कहो, यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग जय श्री राम कहो, यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे
संग जय श्री राम कहो। अंतिम में अपना परिचय देना चाहती हूँ कि कौन हूं मैं, क्या उद्देश्य है मेरा। मेरा परिचय इतना, मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मिटने वाले मत वालों की पीर हूँ, उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस हंस झूला झूल गए, उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली, पन्ना की प्रतिछाया हूँ, मैं हाड़ी की अमिट निशानी, मैं जसवंत की माया हूँ, कृष्ण के कुल की मर्यादा, लक्ष्मी की शमशीर हूँ। मेरा परिचय इतना, मैं भारत की तस्वीर हूँ, हल्दी घाटी की रज का सिंदूर लगाया करती हूँ, अरिशाणित की नाली से मैं पांव रचाया करती हूँ, पद्मावत हूँ रतन सिंह की, चूड़ावत की सेनानी, मैं जोहर की भीषण ज्वाला, रणचंडी की हूँ पाषाणी। माँ की ममता नेह बहन का और पत्नी का धीर हूँ। मेरा परिचय इतना, मैं भारत की तस्वीर हूँ, मेरा परिचय इतना, मैं भारत की तस्वीर हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद नित्या। आपने जो यहाँ दीर्घ कविता प्रस्तुत की है जिसमें आध्यात्मिकता और ओजस्विता का मिश्रण है, और वही ओजस्विता आपकी वाणी में हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दी है। अब हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि जुड़ चुके हैं और उन्हें आमंत्रित करने के लिए मैं अपने साथी विद्वान व्याख्याता श्री मदन लाल जी शर्मा को आमंत्रित करना चाहूंगी और मंच उन्हें सौंपना चाहूंगी। मदन जी सर। धन्यवाद रीना मैडम। बहुत ही प्रतीक्षा करने के बाद आज के हमारे इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि एडवोकेट ओम प्रकाश जी वर्मा, और मोस्टली उन्हें मैं तो अब जान पाया हूं कि उनका नाम ओम प्रकाश जी वर्मा है। इतने दिनों तक तो मुझे पता था कि ओम डायनामाइट सरदार शहर के बहुत सारे कवि सम्मेलनों के अंतर्गत मंच पे जो सबसे बड़ा नाम गूंजता है और जो सबसे बड़ी ओजस्वी वाणी के जो वक्ता कहे जाते हैं वो ओम डायनामाइट हमारे बीच पधार चुके हैं। कुछ पेचीदगियां थी, कुछ दिक्कत थी, उनको फैमिली प्रॉब्लम थी, लेकिन उन सारी प्रॉब्लम को दरकिनार करते हुए और एक कवि होने का उन्होंने अपना दायित्व आज इस मंच पर पधार कर निभाया है। मैं बिना किसी लंबी रूपरेखा को प्रस्तुत करते हुए ओम प्रकाश जी वर्मा जो DASFI के राजस्थान के अध्यक्ष भी है और जिला अध्यक्ष है राष्ट्रीय कवि संगम चूरू के, उन्हें मैं आमंत्रित बड़े सम्मान के साथ करता हूं। अब मैं अगली भूमिका ओम प्रकाश जी, ओम डायनामाइट। जी बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी। भाई साहब आवाज आ रही है एकदम सही? बिल्कुल आ रही है भाई साहब, एकदम। आपकी वैसे बुलंद आवाज है और बुलंद आवाज के साथ आप प्रस्तुत करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी का, मदन जी शर्मा का और उस हर प्रतिभागी का जो आज जूम ऐप के द्वारा इस कवि संगम में इस ज्यादातर हम छात्र कवि हैं, छात्राएं हैं जो अपने अपने शब्दों के माध्यम से शब्दों की रचना को इस ऐप के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हैं और इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो साहब, आवाज आ रही है आपकी? जी जी, तो मैं क्या है कि आज जैसे भाई साहब ने बताया थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, समस्याएं थी। वीडियो पीछे हो गया सर। जी अभी सही कर देता हूँ। जी जी बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं बिना किसी भूमिका के ही अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि एक तो क्या है कि हम जब कविताएं बोलते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वो मौलिकता का होता है। हम कितना मौलिक बोल पाते हैं, कितना स्वयं के भावों को अपने शब्दों के द्वारा प्रकट कर पाते हैं। अगर हम किसी दूसरे बड़े कवि की कुछ पंक्तियों को उधार लेकर प्रस्तुत करते हैं तो कहीं ना कहीं उस प्रस्तुतिकरण में वो उधारी का स्वरूप साफ दिख जाता है। हम बीच में अटके ना अटके, मैं मोबाइल में बैटरी भी कम है तो इसलिए एक छोटी सी बात का उदाहरण देना चाहूंगा कि मैं जब तीसरी चौथी कक्षा में था तो एक बार मैं बाल सभा में इनमें बोलता रहता था तो हमारे गुरुजी प्रभावित होके आदर्श विद्या मंदिर में गुरुदेव ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी कि इस बार 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम का संचालन तुझे करना है। मैं तीसरी कक्षा में था। तीसरी कक्षा के विद्यार्थी के लिए संचालन करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मेरे पिताजी भी अच्छे संचालक हैं, तो वो जो स्वतंत्रता दिवस का राजकीय समारोह होता था, प्रशासनिक समारोह होता था, उसमें मुख्य संचालक की भूमिका में रहते थे।
मैंने मेरे पिताजी को मेरी इच्छा बताई, मैंने कहा स्कूल से मेरे को जिम्मेदारी मिली है तो संचालन मुझे करना है, और मेरी इच्छा ये है कि मेरे पिताजी के पास में टाई थी, उस वक्त टाई एक महत्वपूर्ण चीज हुआ करती थी। तो मैंने पिताजी को कहा, मैंने कहा पिताजी मेरी इच्छा है कि मैं टाई पहन के संचालन करूं। तो पिताजी ने कहा कि वो टाई तो मैंने भी 10-12 साल से नहीं बांधी, मैंने उनकी तस्वीरों में वो टाई देखी थी, तो मैंने कहा वो टाई बांध के मैं संचालन करूंगा। तो पिताजी ने कहा कि अब मेरे पास टाइम कम है, तू एक काम कर, तू या तो मेरे से टाई ढूंढवा ले या फिर संचालन लिखवा ले। तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में लेखन और वक्तव्य शैली में सबसे बड़ा जो आत्मविश्वास आया वो उस दिन आया कि जब पिताजी ने मुझे कहा कि मुझसे या तो तू टाई ढूंढवा ले या फिर संचालन लिखवा ले। तो मैंने 3 सेकंड सोचा और 3 सेकंड सोच के कहा कि संचालन मैं खुद लिख लूंगा, आप तो मुझे टाई ढूंढ के दे दीजिए। तो पिताजी ने वो टाई ढूंढ दी और मैंने वो संचालन लिखा, और संचालन कुल मिलाकर एक तीसरी कक्षा का बालक जैसा कर सकता है वैसा संचालन मैंने किया। और जब विद्यालय में तारीफ हुई तो मुझे लगा कि हाँ मैं संचालन कर सकता हूं। लेकिन वो जो आत्मविश्वास था, उस आत्मविश्वास का बीज उस मौलिकता से आया कि मैंने ये सोचा कि मैंने आज जो कुछ भी बोला है वो मेरे पिताजी का लिखा हुआ नहीं, वो मेरा लिखा हुआ है। और उस आत्मविश्वास के आधार पर आज मैं इस स्थिति तक पहुंचा कि मदन जी भाई साहब ये कह रहे हैं कि सरदार शहर में कवि सम्मेलनों में ओम डायनामाइट की आवाज एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज आपकी मैंने 2-3 जो अभी कनेक्ट होने के बाद में कविताएं सुनी, उन कविताओं में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भले ही चाहे वो कविता शुक्ला या कविता त्रिपाठी की है या हरिओम पंवार के शब्द हैं, पर कविता के जब हम कविता कहते हैं तो वो कविता प्रभावित तभी हो पाती है जब उसके उद्गार, जब उसका एक एक शब्द हमारी भावनाओं से जुड़ रहा हो और हम हमारी भावनाओं को उस कविता में शब्दों के माध्यम से निरूपित कर पा रहे हो। अगर हम किसी दूसरे की कविता उधार लेकर बोल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे भाव किसी और के हैं और बोल हम रहे हैं। एक आप चीज देखिए कि बॉलीवुड से लेकर कवि सम्मेलनों तक जिन भी लेखकों ने अपनी मौलिकता को बचाए रखा, आज वो अच्छा पारिश्रमिक ले रहे हैं। जबकि हम देखते हैं कि जागरण में और दूसरे कार्यक्रमों में जो दूसरों के लिखे हुए गीत पर दूसरों के किए हुए डांस के स्टेप्स को कॉपी करते हैं, उन्हें शाबाशी मिल सकती है, उन्हें अच्छा पारिश्रमिक नहीं मिल सकता। वो इसे एक अपने प्रोफेशन के तौर पे नहीं चयन कर सकते। आज का ये जो काव्य पाठ है, आज के काव्य पाठ में निश्चित रूप से बालिकाओं की प्रस्तुति बहुत प्रभावी रही, और जो मैंने कनेक्ट होने के बाद में जो 2-3 प्रस्तुतियां सुनी उनकी भी प्रस्तुति बहुत प्रभावी रही। परंतु मौलिकता का अभाव कहीं ना कहीं एक कवि के मन को बींध जाता है कि ये बच्चियां जो इतना अच्छा प्रयास कर रही हैं, ये खुद क्यों नहीं लिखती। भले ही हम भले ही हम 4 पंक्तियों की कविता लिखें, लेकिन मौलिक लिखें। हम हमारे स्वयं के विचार लिखें। स्वयं के विचार अगर आज 4 पंक्तियां लिखेंगे तो कल हम 10 पंक्तियां भी लिख सकते हैं। परसों हम एक अच्छा काव्य छंद बना सकते हैं, उसके आगे हम एक महाकाव्य लिख सकते हैं। हमारे आत्मविश्वास में निरंतर बढ़ोतरी होती रहेगी, किंतु उस बढ़ोतरी का जो मूल बीज है वो मौलिकता है। हम ये सोचें कि हम कविता के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं। कविता भी एक तरह का विज्ञान है, विशुद्ध रूप से भावना प्रधान होते हुए भी कविता में एक विज्ञान है कि हमें कविता में तुकबंदी सेट करनी होती है। हम ये कर सकते हैं कि कविता के जो अंतिम शब्द हैं, जिनमें जो एक मारवाड़ी में कहावत है कि पै में पै मिलानी। आवाज आ रही है मदन जी भाई साहब? बिल्कुल भाई साहब, आ रही है जी। तो जो हमें तुकबंदी के लास्ट अंतिम शब्द हैं, हम उन शब्दों का भले ही पहले चयन करें, उनका चयन करके उनको एक कागज पर उतारें और उन शब्दों को समाहित करते हुए हम वाक्य की रचना करें। हम क्या कहना चाहते हैं। जिस प्रकार से एक वीर रस के कवि के मन में आता है कि मैं देश में जो श्रृंगार रस की कविताएं हैं, जो करुण रस की कविताएं हैं, मैं वो क्यों नहीं लिख पाता, मैं आखिर व्यवस्थाओं पर ही प्रहार क्यों करता रहता हूं। तो जब ये सवाल मेरे मन में आया तो मैंने कुछ पंक्तियां, मैंने उस विज्ञान के हिसाब से उन पंक्तियों के अंतिम शब्दों का चयन किया और ये तय किया कि मुझे इस कविता की 8वीं पंक्ति में अपने मन की बात उड़ेल देनी है, कहने के साथ साथ उन भावों को उड़ेल देना है। तो वो आया कि जब आयु हो फूलों में, कलियों में, गुल में छाने की,
जब आयु हो फूलों में कलियों में गुल में छाने की, मादक मोहक संगीतों के सुर में सुर मिल जाने की, जब बदली सी रोज बरसती हो धड़कन के आंगन में, जब संभावित कदमों की आहट हो दिल के प्रांगण में, मुझको भी तो भाते होंगे चांद सितारों के गाने, मुझको भी देते हैं निमंत्रण महफिल मुजरे मैं खाने, पर मुझे सुनाई देती केवल चीख पुकारे और क्रंदन, मरी हुई गौरव गाथा और लुटा पिटा भारत वंदन, और दिखाई देती जनता भूखी और नंगा बचपन, बोलो कैसे गाऊं फिर मैं बोलो कैसे गाऊं फिर मैं जनगण मन का अभिनंदन, बोलो कैसे गाऊं फिर जनगण मन का अभिनंदन। तो मन के सवाल और मन के जवाबों को कवि पंक्तियों में लयबद्ध करते हुए शब्दों में बांध देना ही कविता का स्वरूप है। कविताएं, कई रहस्यवादी कवि हुए हैं, कई छायावादी कई कवि हुए हैं, और कई कविताएं ऐसी हैं जिनको हम 5 बार पढ़े तो भी समझ भी नहीं पाते। उसके बाद पिछले 30-35 सालों में भारत में जब मंचों पर कवि आने लगे तो उन्होंने कविता का सरलीकरण किया। जिस प्रकार हम कई बार गद्य में लिखी हुई कविताएं पढ़ते हैं कि मैं रास्ते से जा रहा था, मुझे हीरे भी मिले पत्थर भी मिले, मैंने पत्थरों को चुन लिया हीरों को छोड़ दिया। अब इन कविताओं में हमें भीतर तक जाना पड़ता है कि आखिर उस कवि ने पत्थरों को क्यों चुना, हीरों को क्यों छोड़ दिया। तो निकल के आता है कि शायद उन्होंने ये सोचकर कि हीरे तो पहले से तराशे हुए हैं, इनको क्या लेना, जो पत्थर हैं उनको मैं अपनी झोली में डालूं और उनको तराश कर इन हीरों के समक्ष खड़ा करूं, तब मेरे काव्य की जीत होगी। ये कवि की भावनाएं हैं, परंतु इन भावनाओं का सरलीकरण करना नितांत आवश्यक था, क्योंकि आज भी बहुत सारे छात्र और छात्राएं कविता के नाम से दूर भागते हैं। आज भी कवि और कविता का नाम बोरियत के साथ जोड़ दिया गया। हम एक उदाहरण के समझ सकते हैं, आज भी बहुत सारे साहित्यकार, बहुत सारे भाषाई विशेषज्ञ ये आरोप लगाते हैं कि जो मंचीय कवि हैं वो चुटकुलेबाज है। मंच पर आने वाले कवि रोचक प्रस्तुतिकरण कर परंतु ज्ञान नहीं दे सकते। मैंने एक बार ऐसे ही एक हिंदी भाषा के साहित्य सम्मेलन में मैंने ये कहा कि कितनी भी अच्छी पिक्चर हो वो फ्लॉप हो सकती है, किंतु किसी भी फिल्म का ट्रेलर फ्लॉप नहीं हो सकता। किसी भी फिल्म का ट्रेलर आपके मन में उस फिल्म के प्रति जिज्ञासा जगाता है और वो ट्रेलर देखकर ही दर्शक खींचा चला आता है पिक्चर हॉल की तरफ। ठीक वैसा ही है, महादेवी वर्मा से लेकर सुमित्रा नंदन पंत तक और रामधारी सिंह दिनकर से लेकर हरिओद उपाध्याय तक प्रत्येक कवि एक गहराई लिए हुए है और मंचीय कवि उसके ट्रेलर हैं। मंच पर आने वाले कवि भाषा, कविता, शब्द शिल्प के प्रति रोचकता जगाते हैं, और जब रोचकता जागती है और व्यक्ति कविताएं पढ़ता है तब वो कविता के भाव में उतरते हुए बड़े बड़े कवियों को पढ़ पाता है, समझ पाता है, उनके भावों को गुण पाता है। हरिओम पवार कहते भी हैं कि ध्यान से सुनोगे तो बहुत कुछ कह जाएंगे, वरना हम हैं परिंदे बहुत दूर के, अपनी बोलियां बोल के उड़ जाएंगे। हम कविता में कहना क्या चाहते हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसे किस प्रकार कह पाते हैं ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार हम बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं, किंतु शब्द चयन सही ना होने के कारण उस महत्वपूर्ण बात का हम उचित माध्यम से संप्रेषण नहीं कर पाते हैं। देखिए, अभी अभी जो अंतिम कविता बोली गई उसमें कहा गया कि अगर मन की शांति चाहते हैं तो जय श्री राम बोलिए। इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से यह सिद्ध करने की कोशिश की कि जय श्री राम बोलने से मन की शांति मिलेगी। अब आप मेरी कविता में आइए, मैंने भी मन में शांति पहुंचाने की कोशिश की है, किंतु सभी धार्मिक चिन्हों पर प्रहार करते हुए मैंने सबसे बड़ा किसे बताया, जब रतनगढ़ के पास के गांव गोरीसर में एक सुभाष नैन नाम के व्यक्ति, फौजी सैनिक जब शहीद हुए और उनकी जब सैनिक की अंतिम यात्रा निकल रही थी, तो शायद गांव में ऐसी कोई भी आंख नहीं बची होगी जिस आंख में आंसू ना आए होंगे। तब मेरे मन में जो भाव आए उन्हें मैंने शब्दों में बांधने की कोशिश की। आप भी जरा समझिए कि कविता के माध्यम से मैंने सभी धर्मों से और सभी धार्मिक प्रतीकों से बड़ा किसे बताने की कोशिश की है। 4 धाम ज्योतिर्लिंगों को बेशक पूजा माना है, मैंने कहने की कोशिश की है कि हमने बेशक इन सबको पूजा माना है, किंतु मैं कहां जाना चाहता हूं ये आप शब्दों से पकड़िए।
चार धाम ज्योतिर्लिंगों को बेशक पूजा माना है, रग रग में सरयू का पानी नंदगांव बरसाना है। सोने का मंदिर हो या फिर दिल्ली जैसी राजधानी, अमरनाथ की यात्रा हो या गंगा का पावन पानी, रमजानों के रोजे हो या 9 दिन के हो नवरात्रा, रमजानों के रोजे हो या 9 दिन के हो नवरात्रा, रमजानों के रोजे हो या 9 दिन के हो नवरात्रा। इन सब से तो बहुत बड़ी है सैनिक की अंतिम यात्रा, इन सब से तो बहुत बड़ी है सैनिक की अंतिम यात्रा, क्योंकि जब वो सीमाओं पे पर्वत से अड़ जाते हैं। मैंने जो बात कही उस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया कि क्योंकि जब वो सीमाओं पे पर्वत से अड़ जाते हैं तब जाकर के हम पूजा और गुरुवाणी पढ़ पाते हैं। अगर इतिहास उठा के देखें तो आज से 1000 वर्ष पहले जब विदेशी आक्रमणकारियों का देश पर आक्रमण हुआ तो उन्होंने सबसे पहला हमला हमारे धार्मिक स्थानों पर किया। हम अगर माने कि ये धार्मिक स्थल सर्वाधिक शक्तिशाली है तो आप बताइए कि फिर 1000 वर्ष पहले उन विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे धार्मिक स्थानों को चुन चुन कर कैसे तोड़ दिया? क्योंकि हमारी सीमाएं खुली थी, सीमाओं पर सुरक्षा नहीं थी, जबकि हमारे शास्त्र चीख चीख कर कहते हैं कि शस्त्रेण शास्त्रो रक्षित है, शास्त्रों की रक्षा शस्त्र से किया जाना संभव है और वो शस्त्र सैनिक के हाथ में रहता है। अगर सीमाएं खुली हैं तो हमारे धार्मिक स्थान तो छोड़, धार्मिक स्थान हमारे आवास, हमारे निवास, हमारा व्यापार, हमारे सामरिक महत्व के भवन कुछ भी सुरक्षित नहीं है। तब मैंने कहने की कोशिश की कि क्योंकि जब वो सीमाओं पे पर्वत से अड़ जाते हैं तब जाकर के हम पूजा और गुरुवाणी पढ़ पाते हैं। धन्य कोख है उस माँ की जिसका बेटा सरहद पर है, महाधन्य है माँ जिसका फौजी बेटा मरघट पर है, उस घर का रुदन भी लगता जैसे कोई अजान है। मेरी कविता रण आंगन के बेटों का गुणगान है, मेरी कविता रण आंगन के बेटों का गुणगान है। तो इस तरह से मेरा सभी छात्राओं को ये सुझाव है कि आज मित्तल गर्ल्स कॉलेज ने जूम ऐप के रूप में आधुनिकता का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करते हुए आदरणीय रीना जी, आदरणीय मदन जी भाई साहब के सानिध्य में जो ये कवि सम्मेलन, जो इस कवि संगम में, जो इस काव्य गोष्ठी में आप सभी ने भाग लिया है, आप सभी का ये भाग लेना सही मायने में सिद्ध तभी होगा जब आप कुछ दिनों में ही, आपको 1 सप्ताह 2 सप्ताह का टाइम लीजिए और आप 2 सप्ताह का टाइम लेकर अगले 1 महीने आप सभी की शुभकामनाओं की भी जरूरत रहेगी। अभी व्यस्तता इसलिए भी ज्यादा है कि पंचायत चुनाव आ गए और फतेहपुर तहसील की रोड़ साहब सर पंचायत से मैं स्वयं भी सरपंच का चुनाव लड़ रहा हूं, तो आप सभी की शुभकामनाएं भी अपेक्षित रहेंगी। किंतु चुनावों से फ्री होते ही मदन जी भाई साहब से और रीना जी से, दोनों से आग्रह है मेरा कि अगर मेरे सहयोग की आप अपेक्षा करते हैं तो मैं हमेशा तैयार रहूंगा। इन बच्चियों को आप प्रोत्साहित करें, उत्साहित करें कि ये स्वयं के शब्दों में भले ही चाहे 10 पंक्तियां लिखे, 15 पंक्तियां लिखे, 20 पंक्तियां लिखे, किंतु अपनी स्वयं की पंक्तियां लिखकर आपको व्हाट्सएप पर या आप तक पहुंचाए। और आप अगर व्हाट्सएप पर मुझे भेजते हैं तो मैं इनकी पंक्तियों में निश्चित रूप से जितना मुझे आता है, ये नहीं कहता मैं सर्वज्ञ हूं, किंतु जितना मुझे आता है उस हिसाब से इनमें सुधार करके इन बच्चियों को प्रोत्साहित करने का मेरा प्रयास निश्चित रूप से रहेगा। और कवि की कल्पना क्या होती है, डॉक्टर हरिओम पवार ने अपने शब्दों में कहा है कि मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप शिखा हूं अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूं, मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने का, राजमहल के राजमुकुट के आगे तनकर अड़ने का, और उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। तो ऐसी भावनाएं अपने मन में, अपने हृदय में हमेशा ज्योतिर्मय रखें, हमेशा आपके दिल में हमेशा आपके हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रवाहित होती रहे। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय का संदेश हमारी हर धड़कन में, हमारे बहते हुए रक्त के एक एक बूंद में ये संदेश प्रवाहित होता रहे और हमारी भाषा से हमारा प्रेम बढ़ता रहे। इसके लिए भाषा की पूजा करना जरूरी है और भाषा की पूजा हमेशा अपने शब्दों में जो की जाती है, भाषा को वही पूजा
सबसे ज्यादा प्रिय होती है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्तारमव्ययम्, कि चारों वर्ण मेरे बनाए हुए हैं, किंतु इन चारों वर्णों में मुझे सबसे प्रिय वो है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्रिय हूं। तो इसलिए भाषा को आप जितना प्रेम देंगे, भाषा आपको उससे कहीं अधिक प्रेम देगी। इसलिए भाषा की पवित्रता बनाए रखें, भाषा की पाकीज़गी बनाए रखें और भाषा की संपूर्णता बनाए रखने की कोशिश करते रहें। तो आपकी स्वरचित रचनाओं के इंतजार के साथ मैं विदा लेता हूं। मदन जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, रीना जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस काव्य गोष्ठी में भाग ले रही एक एक नवोदित कवयित्री, एक एक नवोदित काव्य की जो पुजारिन है, उन सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय कविता की सेवा के लिए दिया, काव्य की सेवा के लिए दिया, और इस काव्य की इस क्षेत्र में आपकी भागीदारी निश्चित रूप से हमारी भाषा को और हमारी भाषा के प्रति प्रेम को मजबूत करेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया और हम सब आपको शुभकामनाएं देते हैं कि स्थानीय चुनाव के महत्वपूर्ण पद जहां से राजनीति का प्रारंभ होता है, उस सरपंच के चुनाव में आप विजयी हो। हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं। और सरपंच बनने के बाद हम चाहेंगे कि महाविद्यालय में अभी तो प्राकृतिक आपदा का दौर है, और आपने जो जोशपूर्ण पंक्तियां कही, कविताएं कही, और उसके बाद मुझे याद है कवि सम्मेलन में कहा करते थे कि सदन की अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक आप तालियों से इस मंच को सरोबार कर दे। तो वो तो इस ऑनलाइन मंच में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी भावनाएं आपका स्वागत उन तालियों की गड़गड़ाहट से भी ज्यादा करने को आतुर है। और महाविद्यालय के अंदर जब भी हमारी कक्षाएं प्रारंभ होगी ऑफलाइन, हम एक दिन आपको जरूर आमंत्रित करेंगे। आप समय निकालकर अपना अमूल्य समय हमें देने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच की कार्रवाई पुनः प्रारंभ करने के लिए हिंदी की व्याख्याता सुश्री रीना वर्मा को आमंत्रित करता हूं। प्रतियोगिता के अंतिम सहभागी है, जो अंतिम सहभागियों के रूप में रहे हैं, उनका प्रस्तुतिकरण करवाए सुश्री रीना वर्मा। धन्यवाद मदन जी सर। सबसे पहले तो मैं हमारे विशिष्ट अतिथि ओम जी डायनामाइट या ओम जी वर्मा का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी कि इतने व्यस्त होने के बावजूद भी वे यहाँ आए और उन्होंने अपनी वाणी से छात्राओं को उत्साहित किया। सर, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि आप जिस स्वरचित लेखन की बात कर रहे हैं, उसे बढ़ावा देने के लिए हमने अपनी कोशिश पहले से ही प्रारंभ कर दी है, और इसीलिए हमने स्वरचित लेखन प्रतियोगिता भी आरंभ कर रखी है। और जहां हमें हमारे महाविद्यालय की बहुत सी छात्राओं ने व्हाट्सएप पर अपनी स्वरचित लेखन प्रतियोगिता प्रमाण दिया है। उन्होंने अपनी जो कविताएं हमें भेजी हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही अच्छी है। हम जरूर आपसे वो शेयर करेंगे। और यहाँ भी इस प्रतियोगिता के अंदर कुछ छात्राओं ने अपनी स्वरचित रचनाओं को यहाँ प्रस्तुत किया है। आप उन्हें सुनने से वंचित रह गए क्योंकि आप बहुत व्यस्त हैं किसी काम में, लेकिन एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और हाँ, मुझे आपकी वो एक पंक्ति बहुत अच्छी लगी कि जीवन की सबसे अच्छी और सही जो यात्रा है, जो सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, वो एक सैनिक की अंतिम यात्रा है। आपने ये भी कहा कि जीवन में हमें कई बार पत्थरों को चुन लेना चाहिए, हीरो को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जीवन में, मैं थोड़ी इस बात को दूसरी बात से जोड़ना चाहूंगी कि जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी होते हैं। जरूरी है कि सुख तो आपको मिलता ही है, लेकिन दुख को आप किस प्रकार सुख में परिवर्तित कर सकते हैं, ये आपके जीवन का ध्येय होना चाहिए। इसी के साथ अब हम अपनी प्रतियोगिता को आगे पुनः जारी करते हैं। इसी प्रक्रिया में अब मैं अपनी अगली प्रतिभागी रिधु चारण को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो यहाँ आए और अपनी कविता प्रस्तुत करे। रिधु चारण BA तृतीय वर्ष से। रिधु चारण, क्या आप यहाँ मौजूद हैं? रिधु चारण, यदि आपने किसी और नाम से अपना जूम चला रखा है
तो अब आप मैम वो ऐड नहीं हो पा रही है। ऐड नहीं हो पा रही है। हाँ। अगले प्रतियोगी, चलो मैं अपने अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। हमारी अगली प्रतिभागी है ईशा पारिक। मैम आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल मुझे आवाज आ रही है। आप अपनी कविता प्रस्तुत करें। हाँ महाराज जी आप प्रस्तुत करें। सभी तो सबसे पहले सबको जय श्री राधे। मैम मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, आप कंफ्यूजन थोड़ी दूर करना। बिल्कुल। जैसे आपने कहा था, मैसेज भेजा था कि 2 प्रतियोगिताएं हैं। बिल्कुल है ना? तो एक में तो जैसे जो हम खुद लिखे स्वरचित कविता हो गई, और एक हम किसी और की लिखी हुई किस तरीके से बोले वो प्रतियोगिता थी। तो मैंने खुद भी लिखी है और दूसरी वाली भी तैयार की है, तो आप बताओ कौन सी सुनाऊं? देखो, जो आपने हमें स्वरचित प्रतियोगिता के लिए भेज दी है, आप वो यहाँ प्रस्तुत मत करिए। जो आपने दूसरी तैयार की है आप वो प्रस्तुत कर दीजिए। अच्छा। पर मैम मेरी एक विनती है कि जो मैंने कविता खुद लिखी थी वो आप जरूर ओम जी सर को एक बार जरूर भेजिएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि उन्हें वो काफी पसंद आएगी। मुझे भी विश्वास है कि वो पसंद आएगी उन्हें। हाँ, तो अब मैं वक्त जाया न करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगी। तो दोस्तों, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें आज हर सुख सुविधा मिली है कि नहीं मिली है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज भी देश में शोषण, गरीबी, वेदना, अत्याचार सड़कों पे बिखरी पड़ी है। कोरोना ने हवाओं का ऐसा रुख मोड़ दिया कि जो मजदूर लोग हैं वो अपनी यात्रा के लिए निकल तो चुके हैं, लेकिन उनकी यात्रा समाप्त कब होगी उनको पता नहीं। तो जो मजदूर अपनी यात्रा के लिए पटरियों पे निकल रहा है, उसके मन के भावों को मैं व्यतीत करना चाहूंगी। और ये जो कविता है वो संदेश जी लोढ़ा के द्वारा लिखी गई है। मैं चल पड़ा था गांव से दूर भाग कर अभाव से, सोचता था कि शहरों को अफसरों में बदल दूंगा, अपने परिश्रम से परिवार को संभल दूंगा। मेरी मजबूत बाजुओं को अब काम मिलेगा, हाँ मेरी मजबूत बाजुओं को अब काम मिलेगा, अब बापू की बूढ़ी हड्डियों को आराम मिलेगा। घर का आंगन अभी कच्चा है, पक्का हो जाएगा। बहन की शादी होगी, अब उसका भाई कमाएगा। कमाने की दौड़ में बहकर निकला था मैं, गांव में कुछ नहीं रखा, यही कहकर निकला था मैं। क्या पता था कि ऐसे दिन भी आएंगे जब हम शहरों में अजनबियों में बदल जाएंगे। क्या पता था कि आंखों में सिर्फ दर्द ठहरा होगा। गौर फरमाइए, क्या पता था कि आंखों में सिर्फ दर्द ठहरा होगा, और क्या पता था कि नियति का भयंकर पहरा होगा। क्या पता था कि हमारे डेरों में भूख मिलेगी, और क्या पता था कि शहरों से ऐसी सौगात मिलेगी। अरे क्या पता था कि करुणा का कोई मोल नहीं होगा। हाँ, क्या पता था कि करुणा का कोई मोल नहीं होगा, और क्या पता था कि संवेदना का एक बोल नहीं होगा। क्या पता था कि दुखों के बादल यूं बरस जाएंगे। हाँ, क्या पता था कि दुखों के बादल यूं बरस जाएंगे, और क्या पता था कि अपनों को देखने के लिए तरस जाएंगे। अरे क्या पता था कि रास्ते अंतरहीन हो जाएंगे, क्या पता था रास्ते अंतरहीन हो जाएंगे, और क्या पता था कि यूं पटरियों पे सो जाएंगे। काल की क्रूरता का आभास ना था, हम यूं इस तरह बेघर हो जाएंगे, ये एहसास न था। अब चल रहे हैं निस्सहाय, चाहे कोई प्रहर हो। अब समझ में आया, जहां कोई किसी को असहाय नहीं छोड़ता, उसी गांव में मेरा घर है। और सबसे सुंदर बात,
अब न कमाने की इच्छा, न सोचा कि क्या खाना है। अब न कमाने की इच्छा, न सोचा कि क्या खाना है। बस अब हमें अपने घर जाना है, अब हमें अपने घर जाना है। और 2 लाइन और जरा गौर फरमाइए उन मजदूरों के लिए। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला, आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर अक्सर पैदल घर जाता है। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है, और करोड़ों की रखवाली करने वाला वक्त पर पगार नहीं पाता है। कभी कभी एक वक्त भूखा रहता है वो, कभी कभी एक वक्त भूखा रहता है, जो आपके लिए आधे घंटे में घर पे पिज्जा पहुंचाता है। और बारिश में छत पटती है उसके घर की, जो आपके लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, जो आपके लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है। धन्यवाद। ईशा ने बहुत ही अच्छी कविता प्रस्तुत की है, और उसमें जो प्रवचन की शैली है वो भी हमें स्पष्ट रूप से नजर आती है। गांव, घर, उसके प्रति जो हमारा लगाव है, जिसे लोग आज शायद भूल गए हैं, उसे उसने याद दिलाने की एक बार पुनः कोशिश की है, और उस कोशिश को हम सलाम भी करते हैं। इसी क्रम में हमारी अगली जो प्रतिभागी है, हम उसे आमंत्रित करना चाहेंगे, कनिका पारिक। कनिका पारिक, क्या आप यहाँ विद्यमान है? जी मैम, सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैम आवाज आ रही है मेरी? कनिका बोलिए। आवाज आ रही है, आप शुरू करें अपनी कविता। ठीक है। मेरी कविता का शीर्षक है एक आम आदमी की जिंदगी। प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते और न पीते तो भी मर जाते। बस यही 2 मिसले जिंदगी बढ़ना हल हुए। ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा सब्र होता, और सब्र ने कहा काश थोड़ा वक्त होता। सुबह सुबह उठना पड़ता है कमाने के लिए साहब, सुबह सुबह उठना पड़ता है कमाने के लिए साहब। आराम कमाने निकलता हूँ आराम छोड़कर। हुनर हुनर तमाशा करता है, हुनर सड़कों पे तमाशा करता है, और किस्मत महलों में राज करती है। शिकायतें तो बहुत है तुझसे ए जिंदगी, पर चुप इसलिए हूँ जो दिया तूने मुझे वो बहुतों को नसीब नहीं हुआ। अजीब सौदागर है ये वक्त भी, अजीब सौदागर है ये वक्त भी। जवानी का लालच देकर बचपन ले गया, और अब अमीरी का लालच देकर जवानी ले गया। लौट आता हूँ वापस घर की ओर, लौट आता हूँ वापस घर की ओर, हर रोज थका हारा। आज तक समझ नहीं आता जीने के लिए कमाता हूँ या कमाने के लिए जीता हूँ। थक गया हूँ नौकरी से ए जिंदगी, थक गया हूँ नौकरी से ए जिंदगी। मुनासिब होगा कि मेरा हिसाब कर दे। भरी जेब ने दुनिया की सैर करवाई, भरी जेब ने दुनिया को सैर करवाई, और खाली जेब ने अपनों की। जब लगे पैसा कमाने तब समझ आया शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से जरूरतें पूरी होती है। हंसने की इच्छा ना हो तो भी हंसना पड़ता है, हंसने की इच्छा ना हो तो भी हंसना पड़ता है। जब पूछे कैसे हो, मजे में हूँ कहना पड़ता है। जिंदगी तो रंगमंच है दोस्तों, जिंदगी तो रंगमंच है दोस्तों, यहाँ हर एक को नाटक करना पड़ता है। माचिस की जरूरत यहाँ नहीं, माचिस की जरूरत यहाँ नहीं, यहाँ आदमी आदमी से जलता है। दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक यह देख रहे हैं कि मंगल ग्रह में जीवन है या नहीं, मंगल ग्रह में जीवन है या नहीं, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि जीवन में मंगल है या नहीं। धन्यवाद। कनिका, आपने आम आदमी के जीवन पर अपनी कविता के माध्यम से जो प्रकाश डाला है, वो उसकी जिंदगी को कुशलता से बयां करता है। अब मैं हमारी उन 2 छात्राओं को आमंत्रित करना चाहूंगी जो तकनीकी कारणों से बीच में ही उनकी कविता छूट गई थी, अधूरी रह गई थी। उसी अधूरी कविता को पूरा करने के लिए मैं सबसे पहले चंचल अग्रवाल को आमंत्रित करना चाहूंगी। चंचल अग्रवाल। हाँ चंचल, आप अपनी कविता शुरू करें। मैम मेरी आवाज आ रही है? अब अच्छे से आ रही है। मेरी कविता का शीर्षक है स्वच्छता की प्रतिज्ञा।
जो सरहद पर तो जा न सके पर अपना फर्ज निभाते हैं, अस्वच्छता नामक शत्रु से भारत देश बचाते हैं, अस्वच्छता नामक शत्रु से भारत देश बचाते हैं। दो पल वतन के आज उनके नाम करती हूँ, दो पल वतन के आज उनके नाम करती हूँ, जो सड़क नाले साफ करते उन्हें सलाम करती हूँ। फिर भी विडंबना देखिएगा इस देश की, गिन आती है लोगों को जिनसे जमाना जिन्हें धिक्कारता है, वो ही सच्चा सैनिक है जो गंदगी को मारता है। तो दुनिया की नजरों में जो कूड़े कबाड़ी वाला है, सही मायने में वही हिंदुस्तान का रखवाला है। अलग ही ज्वार हमारे रगों में उठने लगता है तो हम इस हद तक भी बोल देते हैं कि हाँ वक्त बढ़ेगा तो हम सरहद पर जाकर जान दे भी देंगे और जान ले भी लेंगे। बेशक हम ऐसा कर सकते हैं, पर जब भी मैं सड़क के किनारे पड़े कूड़े के ढेर को देखती हूँ तो वहीं हर एक ढेर मेरे इस दावे के आगे प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा हो जाता है। यूं तो हम सब सरहद पर पौरुष दिखलाना चाहते हैं, यूं तो हम सब सरहद पर पौरुष दिखलाना चाहते हैं, इस्लामाबाद की धरती पर ध्वज लहराना चाहते हैं। ये ख्वाब बेशक पूरा होगा, यौवन में वो ताकत है, शेरों के जो दांत गिने, शेरों के जो दांत गिने, रक्त में वही हिमाकत है। पर भरतवंशियों की हालत आज शर्म आती है बतलाने में, हम नाक सिकुड़ने लगते हैं एक कागज का टुकड़ा उठाने में। तब मैं सोचती हूँ क्या ये दौर ऐसा कर लेगा, क्या सचमुच अपने हाथों में वसुंधरा अंबर लेगा। जो स्वच्छता से मित्री है तो राज तिलक क्या लगाएंगे, जो हाथ झाड़ू उठा ना सके संगीन कैसे चलाएंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि सरहद सैनिक बचा लेंगे बैठे वतन की साधना में, सरहद सैनिक बचा लेंगे बैठे वतन की साधना में। हम भी तो कुछ अर्पण कर दे भारत माँ की आराधना में, पर हम क्या अर्पण कर सकते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। एक भीष्म प्रतिज्ञा अब हर जन भारत का ले ले, एक भीष्म प्रतिज्ञा अब हर जन भारत का ले ले, अटूट प्रेम स्वच्छता से हर जन भारत का ले ले। तो युद्ध का ऐलान हो, गंदगी के खिलाफ हो, मार्ग श्रवण की जनता से देश का कचरा साफ हो, देश का कचरा साफ हो। हुक्मरानों से उम्मीद यही आशा है जवानी से, और यही आशा मैं आप सभी से करने जा रही हूँ। हुक्मरानों से उम्मीद यही आशा है जवानी से, इल्तिजा गांधीवाद का हर एक हिंदुस्तानी से। संदेश हमारा जमाने बन में हर पहर जाएगा, जम्बू द्वीप जय घोष गगन में बेशक ठहर जाएगा, बेशक ठहर जाएगा। भले ही खून ना बहाए सरहद पर एक छिलका अदब से उठाइए, भले ही खून ना बहाए सरहद पर एक छिलका अदब से उठाइए, बिना पवन ही अमर तिरंगा खुद ही लहर जाएगा, खुद ही लहर जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद चंचल, आपकी कविता आज की सच्चाई को बयां कर रही है। आपने अस्वच्छता को समाज का शत्रु बताया है, जो इस कोरोना महामारी के दौर में सार्थक प्रतीत होती है। कोरोना महामारी के इस दौर में और कुछ हो ना हो, लेकिन सबने स्वच्छता के महत्व को जान लिया है और आज सारी दुनिया स्वच्छ रहने के लिए अपनी तमाम कोशिशें कर रही है। इसी पारी में अब हम हमारी आज की अंतिम प्रतिभागी रेणु सेवक को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ आकर अपनी कविता प्रस्तुत करे। रेणु सेवक। रेणु। हेलो। हाँ रेणु, हम आपको सुन रहे हैं, आप अपनी कविता प्रस्तुत करें। आवाज आ रहा? आप बोलना शुरू करें। मैम हमें आवाज नहीं, लेकिन अगर आपको आ रही है तो सुन लिया बस। हमें आपकी आवाज आ रही है। अपनी लिपट है वानी आ गई। वीडियो नहीं है तो स्पॉटलाइट नहीं होगा। हाँ रेणु, आप कंटिन्यू कीजिए। यस। हेलो। सर हम लिख कर रहे हैं। रेणु, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मैम हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। लेकिन हमें आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी कविता प्रस्तुत करें।
हम लिख रहे हैं। ठीक है, वैसे भी आपकी आवाज थोड़ी कट कट कर आ रही है, तो ऐसे समय में सही निर्णय भी नहीं हो पाएगा। तो इसी क्रम में हम कर रहे हैं। कर रहे हो? मैम मेरा नाम नहीं आया। किसका नाम नहीं आया? ललिता जाकल। आप तो पास आउट हो ना। पास आउट कैसे? ललिता अपनी क्लास बताइए, कौन सी क्लास से हैं आप? बीए फाइनल ललिता जाकल। आपने स्वरचित कविता भेजी थी, लेकिन आपने हिंदी कविता पाठ में अपना नाम नहीं लिखवाया था। सर को भेजा था मैंने, मदन जी सर को बोला था। ठीक है, आप अपनी कविता प्रस्तुत करें, हम आपका नाम अभी लिख रहे हैं। हाँ ललिता शुरू कीजिए। सभी गुरुजनों व मेरी प्यारी बहनों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी के सामने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सुंदर कविता कदम मिलाकर चलना होगा आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। कदम तकनीकी समस्या है। ललिता, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। ललिता, हेलो। हाँ हेलो। अब आप, हाँ आप अपनी कविता जारी रखें। मैम पहले सुन रही थी, बीच में थोड़ी देर के लिए नहीं सुनाई दी है। आप अपना जारी रखें, अपनी कविता आगे बोले। ओके मैम। हर्ष रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों कनेक्ट नहीं हो रही। ललिता हमसे जुड़ने की वापस कोशिश कर रही है। हेलो। हाँ ललिता, आप अपनी कविता प्रस्तुत करें फिर से। हेलो। आपको आवाज आ रही है ललिता? हेलो। यस मैम। हाँ मैम आ रही है। आप अपनी कविता प्रस्तुत करें। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना। ललिता, आपकी कविता बीच में ही छूट रही है तकनीकी कारणों से, तो इसलिए हम आपको इस प्रतियोगिता में शामिल करना चाहते हैं, फिर भी आपको शामिल नहीं कर पाएंगे। इसका हमें बहुत बहुत खेद है। अब मैं उन छात्राओं का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिनके पेपर थोड़े ही दिनों में हैं, फिर भी आज उन्होंने हिंदी दिवस के लिए अपना अमूल्य समय हमें दिया और अपनी प्रतिभा को यहाँ प्रस्तुत किया। इसी के साथ आज की यह प्रतियोगिता यही समाप्त होती है और इस कार्यक्रम की आगे की कार्यवाही के लिए अब मैं अपने वरिष्ठ व्याख्याता श्री मदन लाल जी शर्मा को मंच सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही शानदार कार्यक्रम हमारे सामने प्रस्तुत किया गया और इसमें संपूर्ण जो योगदान है वो एनएसएस प्रभारी सुश्री रीना वर्मा का है। लेकिन इस महाविद्यालय की टीम इतनी अच्छी है, सभी व्याख्याताओं की, सब अपनी अलग अलग भूमिका में है। बोलने वाले तो आप लोगों को कैमरे पे दिख जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाना चाहूंगा आपको कि सारी टीम पूरी लगी हुई है। आप ये देखिए, ज्योति मैडम है, रोहिताज सर है,
रीना मैडम है, सुनील सर है, मृत्युंजय सर है, सुनील द्विवेदी सर है, सभी की अपनी अपनी भूमिका है। और क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती है, उसको संभालने के लिए सभी लोग अपने पूर्ण मनोवेग से और पूर्ण ध्यान से कंप्यूटरों के ऊपर लगे हुए हैं। मैं सभी का एनएसएस की ओर से सभी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज के हमारे जो निर्णायक मंडल में शामिल रहे डॉक्टर मृत्युंजय पारिक सर, श्री सुदर्शन गोयल सर और सुश्री रीना वर्मा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत बढ़िया कविताएं प्रस्तुत की, और उन छात्राओं का भी धन्यवाद जिन्होंने स्वरचित कविताएं लिखकर और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजी है। जल्द ही उनका परिणाम निर्णायक मंडल के द्वारा तैयार करके और जो महाविद्यालय की वेबसाइट है उसके ऊपर लगा दिया जाएगा। अब एक बार एनएसएस प्रभारी रीना मैडम भी इस मंच के माध्यम से आप लोगों को कुछ संदेश देना चाह रहे हैं, तो मैं रीना मैडम को इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद सर, आपने सबकी तारीफ कर दी, सबके सहयोग को यहाँ पर वर्णित कर दिया, लेकिन आज की इस प्रतियोगिता में सबसे मुख्य योगदान आपका ही है। तकनीकी रूप से जितने भी इस कार्यक्रम के कार्य हुए हैं उनका सारा योगदान आपको ही जाता है, और आज की इस प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद सर। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। महाविद्यालय के सभी व्याख्याताओं ने मिलकर ये भूमिका निभाई, लेकिन एक चीज जो कार्यक्रम में अधूरी रह जाती है उसको मैं पूरा करने के लिए डॉक्टर मृत्युंजय पारिक को 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं। और आज मैंने उनको पहले नहीं कहा है कि आपको बोलना है, तो अब हम जितने भी बच्चे कुछ हैं, जो 100 पार्टिसिपेट से यात्रा चली थी, जो 36 तक आकर रुक गई है, अब इस कार्यक्रम को अंतिम क्षण में हम डॉक्टर मृत्युंजय पारिक की 2 पंक्तियों से समापन करेंगे। डॉक्टर मृत्युंजय पारिक सर। हाँ, चला रहा हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। वैसे तो सोच तो रखा था मैंने कि कुछ बोलूंगा मैं भी, लेकिन समय थोड़ा ज्यादा हो गया और मदन सर ने बोल दिया तो बोलना भी होगा। कुछ पंक्तियां हैं जो अक्सर मैं जहाँ अच्छे कार्यक्रम होते हैं तब मैं बोलता भी हूँ, बच्चों को क्लास में भी सुनाता हूँ। मैं ये बात एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। ध्यान से सुनिएगा थोड़ी सी बात। अखंड ज्योति ऐसी अभी तुम जला दो, अखंड ज्योति ऐसी अभी तुम जला दो, कि घर में किसी के तबाही ना हो, भटका हुआ कोई राही ना हो। मुस्कान कलियों की छीने ना कोई, आंखों के आंसू बीने ना कोई। सिसकी सिसकी किसी की सुनाई न दे, कलह अब यहाँ दिखाई न दे। उठो उठो आज ऐसा तूफान ला दो, जागो स्वयं और जग को जगा दो। अखंड ज्योति ऐसी अभी तुम जला दो। घर घर खुशी हो पग पग उजाला, घर घर खुशी हो पग पग उजाला। मन हो कभी भी किसी का न काला, कंधे से कंधा भी हटने ना पाए, कोई गम में किसी के तड़फने ना पाए। उठो आज ऐसा तूफान ला दो, जागो स्वयं और जग को जगा दो। अखंड ज्योति ऐसी अभी तुम जला दो। धन्यवाद। हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर मृत्युंजय पारिक सर। बहुत ही जोशपूर्ण तरीके से आपने 2 पंक्तियों में अपनी बात को रखा। और अब हम एनएसएस प्रभारी रीना वर्मा की आज्ञा से आज के कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं। हमारे बीच
ट्रस्टी और सेक्रेटरी श्रीमान सुरेश जी मित्तल भी कार्यक्रम के प्रारंभ से ही बने रहे। हम उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। प्राचार्य महोदय के निर्देशन में बहुत सारे कार्यक्रम महाविद्यालय में आयोजित आगे भी किए जाएंगे। एक वेबिनार भी आयोजित की गई थी जिसमें भी लगभग 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। हिंदी दिवस के अवसर पर भी, यद्यपि इसकी सीमा कॉलेज के स्टूडेंट को लेकर थी, इसलिए प्रतिभागियों की संख्या कम रही, वरना यदि हम इसका मंच सभी लोगों के लिए खोलते तो निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बन जाता। लेकिन समय की गरिमा होती है, कार्यक्रम की गरिमा होती है, तो हमने उसी गरिमा के अनुकूल आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। पुनः एक बार सबका धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।